मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम अरिहंता मंगलम नित्यम सिद्धा जगति मंगलम मंगलम साधवे सर्वे जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। इट्स माय ग्रेट एंड डिस्टिंक्ट प्लेजर कि आज हम जिस भाषा को जैन धर्म की आधारभूत मूलभूत भाषा मानते हैं, अर्थात प्राकृत भाषा, जो तीर्थंकर परमात्मा की वाणी है, जिसमें खिरी है, ऐसी प्राकृत भाषा के दिग्गज वयोवृद्ध एंड एब्सोल्युटली फैंटास्टिक आउटस्टैंडिंग स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम सुमन साहब से आज हमारी चर्चा होगी। एंड ही इज वेरी काइंडली कंसेंटेड टू गिव दिस टॉक फॉर एंशिएंट जैनिज्म। तो मैं 1 मिनट में परिचय दूंगा, हालांकि प्रोफेसर साहब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। He has been a pillar of Jain education in India for the past 4 decades. प्रोफेसर साहब का जन्म सिहुंडी में कटनी जिले में जन्म हुआ है 1942 एंड वे जैन परिवार के हैं। एंड उनकी लार्जेस्ट जो उनकी कर्म भूमि रही है वो उदयपुर रही है। एंड मतलब प्राकृत एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन भारत में जहां से स्टार्ट हुआ है, मॉडर्न भारत में 1970s में, 1978 से एमएल सुखाड़िया में, तो फर्स्ट पायनियरिंग प्रोफेसर रहे हैं प्रेम सुमन साहब। एंड आज जो अधिकांश हम जो स्कॉलर्स देख रहे हैं प्राकृत के, वे या तो प्रेम सुमन साहब के स्टूडेंट्स हैं या सोगानी साहब के स्टूडेंट्स हैं। तो ये मतलब फाउंडेशन स्टोन जो हमारी आज प्राकृत के इतने स्कॉलर्स आपको दिख रहे हैं, वो नींव बिठाने वाले, नींव तैयार करने वाले ऐसे प्रोफेसर प्रेम सुमन साहब हैं। तो मैं ज्यादा समय परिचय में ना लेके आई विल स्टार्ट। डॉक्टर साहब प्रणाम। नमस्कार सर। अच्छा, जय मैं जिनेन्द्र। आपसे जय जिनेन्द्र साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप हमें थोड़ा सा आपकी इनिशियल जर्नी के बारे में बताएं। आप कैसे स्टार्ट हुए, जैन कुल में जन्म से लेके आप प्राकृत की तरफ कैसे बढ़े, आप प्लीज बताइए। मनीष जी और जो लोग इसमें मित्र लोग उपस्थित हैं, सभी को जय जिनेन्द्र। मैं बहुत से छोटे से गांव मध्य प्रदेश का हूं, लेकिन वहां कटनी में एक शांतिनाथ विद्यालय है, दिगंबर जैन विद्यालय है, और वहां विद्यार्थियों को पढ़ने की सुविधा बहुत समय पहले से पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री के द्वारा की गई थी। तो हम लोग उधर पढ़ने चले गए थे और प्रारंभ में वहाँ संस्कृत में पढ़ाई होती थी, तो वहाँ 6 वर्ष तक हमने अध्ययन किया। तब धीरे धीरे ये बीजारोपण हुआ कि जैन धर्म का अध्ययन और प्राचीन भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए, और वो इसलिए भी करना चाहिए कि उसमें कुछ हमारा पैसा नहीं लग रहा था। तो घर वाले इसलिए तैयार हो गए कि यहाँ आप पढ़ सकते हैं और आसानी से आपका जो मैट्रिक तक की परीक्षा है वो आपकी वहाँ हो जाएगी। लेकिन वहाँ एक कठोर नियम था कि आपको संस्कृत और जैन धर्म तो पढ़ना है, लेकिन जो 10वीं 11वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है वो नहीं देना, सरकारी परीक्षाएं नहीं देनी है, ये वहाँ नियम था। लेकिन हम लोग वहाँ 6 वर्ष रहे, पढ़ते रहे, और चोरी से हमने वहाँ से 10वीं जो है बोर्ड की परीक्षा, एम की बोर्ड की परीक्षा वहाँ से पास की। और वह परीक्षा हमारी आधारभूमि बनी जो हमें बनारस ले आई। बनारस में हमने सारा अध्ययन किया और जैन धर्म के प्रति, प्राकृत के प्रति, हमारे जैन साहित्य के प्रति रुचि जागृत हो गई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री बनारस में और पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री बनारस में, जगन मोहन लाल जी शास्त्री कटनी में, इन 2 विद्वानों ने, गुरुओं ने हमें इस क्षेत्र में आगे आने का बहुत प्रोत्साहन दिया और सहयोग किया। मैं उनके प्रति नमन करता हूं, और उसी कारण से जैन धर्म के प्रति और प्राकृत भाषा के प्रति हमारी रुचि जागृत हुई। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है कि दुनिया तो आपसे सीखी है प्राकृत, आप प्राकृत किससे सीखे?
ऐसा हुआ कि जब हम ग्रंथ पढ़ते थे तो जी। हमारे यहाँ उधर जो पद्धति थी कटनी में जगन हाँ। मोहन जी शास्त्री की, वो पद्धति ये थी कि जैसे 10 लड़के हम लोग होते थे तो द्रव्य संग्रह पढ़ना है, तो द्रव्य हाँ। संग्रह की जो गाथाएं हैं एक एक गाथा वो सबसे सुनते थे। तो हमारे हम्म। कुछ दो चार मित्र ऐसे भी थे कि जो उनका नंबर आता था उस नंबर की गाथा वो याद रख लेते थे, बाकी उनको याद नहीं होता था। एक दिन पंडित जी ने सबको अलग अलग नंबर पर बैठा दिया और मुझे हम्म। चूंकि पूरी की पूरी द्रव्य संग्रह याद थी तो मैंने तो सब सुना दी, लेकिन बाकी लड़के 9 लड़के जो है कोई भी गाथा नहीं सुना पाए क्योंकि वो अपने नंबर की गाथा याद रखते थे। तो अच्छा। प्राकृत के प्रति शुरू से ये रहा कि हमें आगे बढ़ना है तो पूरा ग्रंथ पढ़ना है, इस कारण से हाँ। प्राकृत के प्रति रुचि जागृत हुई। लेकिन उस समय कोई टेक्स्ट बुक्स थे क्या प्राकृत के? हाँ, हमारे जिस समय हमने किया वो उस समय 1956 54 की बात है, तो प्राकृत के ग्रंथ छप गए थे लेकिन उनका उतना व्याख्या नहीं थी, जैसे द्रव्य संग्रह वगैरह छपे थे, भगवती आराधना छपी हुई थी, लेकिन जो हम्म। व्याख्याएं आगे चल के बाद में हुई उनके अनुवाद हुए उस समय उपलब्ध नहीं थे, मूल से ही पढ़ना पड़ता था। और फिर कोशिश करते थे कि हम उनका अनुवाद धीरे धीरे याद करें सीखें। तो उस समय ग्रंथ तो थे लेकिन व्याख्या समेत नहीं थे। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जब से मैंने होश संभाला है, मैं प्राकृत जी। स्वयं शिक्षक बेच रहा हूं और पढ़ रहा हूं। प्राकृत स्वयं शिक्षक जी। तो आपने लिखी, उसके पहले आपको क्या मिला? हाँ, तो उस तरीके के प्राकृत भाषा पढ़ने के लिए जो है हम हाँ। लोग जब बनारस आए तब उस हाँ। प्रकार के ग्रंथ हमें देखने को मिले। तो अच्छा। हेमचंद्र की जो प्राकृत व्याकरण है हाँ। उस हाँ। हाँ। प्राकृत व्याकरण का हिंदी अनुवाद 2 भागों में बनारस में हमको प्राप्त हुआ। बाकी तो सूत्र अच्छा। प्राप्त होते थे लेकिन हाँ। हिंदी के माध्यम से जो हाँ। प्राकृत व्याकरण हमको सीखने को मिली वो बनारस में आकर के मिली। और बनारस में फिर हमने प्राकृत माध्यम से और हिंदी माध्यम से प्राकृत को सीखा। लेकिन लिखने का जो कार्य किया बनारस में जब तक हम रहे तब तक केवल लेख लिखते रहे, उस समय अच्छा। तक कोई किताब हमारी नहीं आई थी। लेकिन हम्म। उदयपुर आने के बाद फिर हमने लिखना शुरू किया। और चूंकि उदयपुर में हमारी नियुक्ति प्राकृत लेक्चरर पर ही हुई थी, डिपार्टमेंट संस्कृत अच्छा। था लेकिन यूजीसी ने प्राकृत लेक्चर की पोस्ट ये कि यहाँ पर दी थी, तो उस पर अच्छा। हमारी नियुक्ति हुई थी। और मैं कहना चाहूंगा कि नियुक्ति में इंटरव्यू जो हुआ उसमें जो इंटरव्यू में जो लोग आए थे जब प्रश्न पूछने लगे तो यहाँ हमारे विभागाध्यक्ष थे डॉक्टर रामचंद्र द्विवेदी। तो जी। उन्होंने कहा भाई इनको लेक्चरर रखना है, इनको किससे क्या पूछा जाए। तो उन्होंने कहा कि इनके जो इन्होंने एप्लीकेशन दी है उसमें पंडित दलसुख भाई मालवणिया और हम्म। डॉक्टर हीरालाल जैन इन दो के पोस्ट कार्ड लगे हुए हैं जिन्होंने लिख रखा है कि ये प्राकृत के लिए एसेट साबित होंगे, तो इनसे पूछने अच्छा। की जरूरत नहीं है। और मेरी क्या नियुक्ति उसी दिन इंटरव्यू में हो गई। तब से हम लोग फिर प्राकृत का अध्ययन यहाँ करने लगे, लेकिन विद्यार्थियों को सिखाने की कोई पुस्तक नहीं थी। तो हम्म। यहाँ पर हमने सबसे पहले एक प्राकृत भाषा और साहित्य करके एक छोटी सी किताब लिखी जिसमें प्राकृत साहित्य का परिचय, भाषा का परिचय, और फिर ये प्राकृत स्वयं शिक्षक यह किताब जो है यहाँ पर हमने प्रकाशित की। और यहाँ प्राकृत भारती करके एक संस्था जो जयपुर में चलती है, जो अभी हम्म। भी चल रही है, डीआर मेहता साहब उसके चेयरमैन हैं, उन्होंने प्राकृत को बहुत प्रोत्साहन दिया और हमारी हम्म। पुस्तक उन्होंने वहां से छापना प्रारंभ की। और आज उसके 10 संस्करण प्राकृत स्वयं शिक्षक के निकल गए, अंग्रेजी में भी वो निकल गई, हिंदी में भी निकल गई, गुजराती भी हो गई, तो कन्नड़ भी उसकी हो गई। तो इस तरीके से उस पुस्तक ने हमको स्वयं प्राकृत सीखने का अवसर दिया और हमारे उस पुस्तक के कारण से कई विद्यार्थियों ने भी प्राकृत को सीखा। आप पढ़ रहे हैं, हम आपके आभारी हैं। नहीं, इतना इतना अच्छा लग रहा है कि ये पुस्तक, मैं सोचता हूँ इसके पहले की पुस्तक थी ही नहीं, तो जो पुस्तक का हाँ लेखक इस स्वयं उपस्थित हो, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ ये इस मतलब तरीके ग्राउंड की नहीं ब्रेकिंग थी, प्रयास था आपका। इस तरीके की पुस्तक नहीं थी, ट्रेडिशनल हाँ। पुस्तकें थी लेकिन इस तरीके से आधुनिक ढंग से लिखने वाली पुस्तकें नहीं थी। तो उस हाँ। समय संस्कृत सिखाने की कई किताबें आई थी, तो हाँ। हाँ। उनमें इस प्रकार की किताब थी जो संस्कृत सीखने को कैसे सीखी जाए 2 महीने हाँ। में, 4 महीने में, ऐसी कुछ पुस्तकें महाराष्ट्र से प्रकाशित हुई थी। उनको हाँ, प्रेरणा सातवें विवेकानंद लेकर के, महाराज वाली। हाँ, उनको हाँ।
प्रेरणा लेकर के फिर प्राकृत सिखाने का। और फिर तो हमारी प्राकृत पे बहुत किताबें आ गई, और लोग जो है काफी उसकी प्रेरणा लेकर के हमें बहुत प्रोत्साहन दिया, तो प्राकृत जो है आगे चल गई। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। अब तो इतनी 10-20 किताबें हैं, मैं तो सारी बेचता, मेरे पास पूरी लिस्ट मुंह जबानी है। पर उसका जी। बेसिक फाउंडिंग स्टोन यही, आप जो डीएनओ इसी में से निकलता है, प्राकृत स्वयं हाँ शिक्षण जी से जी। डीएनओ निकलता है उसका। जी हाँ। तो दो तरह की प्राकृत का विकास हमने देखा है, कि एक जी तो प्राकृत भाषा। तो प्राकृत जी भाषा को कैसे सीखा जाए, और ये पहला प्रयोग हमने ये किया कि अधिकतर जब तक हमने ये पढ़ा, तब तक संस्कृत के माध्यम से प्राकृत सिखाते थे। जी संस्कृत के नियम पहले बताते थे, और वो कहते थे प्राकृत में ऐसा होता है। उदयपुर में पहली बार यहाँ डॉक्टर कमल चंद सुघानी थे, तो हम लोगों ने कहा कि संस्कृत का आदमी पहले सीखे फिर प्राकृत सीखे, तो ये तो निर्भरता हो जाएगी और प्राकृत में लोग नहीं आएंगे। तो हमने ये प्रयत्न किया कि हिंदी के माध्यम से प्राकृत कैसे सीखी जा सकती है। तो प्राकृत स्वयं शिक्षक में जितने भी हमने नियम दिए हैं, वो हिंदी के नियम बनाए हैं, कि उनको सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, केवल वो प्रयोग करें और बाद में नियम देखें। पहले तो क्या थे, नियम देखते थे फिर प्रयोग करते थे। तो एक नई पद्धति विकसित हो गई, तो उससे प्राकृत सीखने में लोगों की रुचि बढ़ने लग गई। और मैं चूंकि यहाँ प्राकृत डिपार्टमेंट जब शुरू हुआ, पहले संस्कृत में आया था, और फिर प्राकृत की इतना प्रचार हुआ कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय में स्वतंत्र रूप से मेरे आने के 6 वर्ष बाद स्वतंत्र रूप से प्राकृत एवं जैन विद्या विभाग यहाँ स्थापित हो गया। और वो क्या स्वतंत्र विभाग में फिर मैं यहाँ विभागाध्यक्ष बन करके और उस विभाग में यहाँ आ गया। तो एक विभाग को जन्म देने वाली भी ये प्राकृत भाषा है। नहीं, बिल्कुल, वो तो बहुत ही अच्छे। कुछ वो अनुभव बताइए ना, जब आपने डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, तो शुरुआत में जी। कैसे अनुभव रहे आपके? अनुभव ये रहा कि जब हम बात करते थे विश्वविद्यालय में कि प्राकृत विभाग चालू करना है, प्रारंभ करना है, तो चाहे वो वाइस चांसलर हो, विभागाध्यक्ष हो, दूसरे डीन हो, वो कहते थे इस भाषा को सीखने से क्या होगा, कहाँ हम्म, विद्यार्थी मिलेंगे, क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे। हमने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप विभाग तो चालू कीजिए, इसको पढ़ने वाले होंगे। तो कहा इसका उपयोग बताइए। तो प्राकृत स्वयं शिक्षक के साथ हमने प्राकृत और अन्य भारतीय भाषाएं एक छोटी सी किताब लिखी, कि अच्छा। प्राकृत का दूसरी भारतीय भाषाओं के साथ क्या संबंध है। हम जो भारतीय भाषाओं में शब्द बोलते हैं, हम्म, 67% शब्द प्राकृत के बोलते हैं। तो वो जब हमने किताब रखी, कि आप देखिए कोई भी भाषा भारत की ऐसी नहीं है जिसमें प्राकृत के शब्द का प्रयोग नहीं होता हो, और वही के वही शब्द आज तक हमारे सामने चले आ रहे हैं। तो उस किताब ने ये हमें प्रभाव डाला, लोगों को डाला, कि वास्तव में प्राकृत सीखने से भारतीय भाषाएं समृद्ध होंगी, भारतीय भाषाओं को हम सीख सकेंगे। तो हमारे यहाँ के वाइस चांसलर ने कहा कि ये स्वतंत्र विभाग बन सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि उस विभाग को चलाने के लिए एक रीडर के पोस्ट की जरूरत है। और रीडर हम्म, की पोस्ट तब बनेगी जब उसके लिए कोई समाज, आपका समाज समृद्ध है, कोई पैसा जमा करे, तो हम स्वतंत्र हम्म, विभाग चालू कर सकते हैं। तो मेरे कुछ मित्र थे यहाँ, मैंने उनसे चर्चा की कि अगर हम प्राकृत को जीवित रखना चाहते हैं, जैनिज्म को जीवित रखना चाहते हैं, तो हमें विभाग, यूनिवर्सिटी में विभाग खोलना चाहिए। तो 3-4 लोग उसमें, बीकानेर के एक भवन लाल जी कोठारी थे, उदयपुर के एक फतेहलाल जी हिंगड़ थे, ये बहुत प्रेमी थे प्राकृत के, और मेरे से अच्छे उनके संपर्क थे। दोनों जने वाइस चांसलर से मिलने आए। उन्होंने कहा बताइए आपको क्या चाहिए। तो आप ताज्जुब करेंगे कि उस समय बीसी ने कहा कि आप 3 लाख रुपए जमा करा दें, उसका जो ब्याज होगा, उससे हम रीडर की पोस्ट यहाँ क्रिएट कर देंगे। तो क्या बात उन्होंने है। 2 लाख रुपए का तो इंतजाम कर लिया, 1 लाख रुपए की कमी पड़ रही थी। तो जैसा कि मैंने अभी नाम लिया, तो हमारे जो डीआर मेहता साहब हैं, जो हाँ हाँ। आईएएस हैं और अभी प्राकृत अकेदमी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जी कहा कोई बात नहीं, 1 लाख रुपया मैं जयपुर से करके भेजता हूँ। और इस तरीके से 3 लाख रुपया सुखाड़िया विश्वविद्यालय में जमा हुआ, लेक्चरर की पोस्ट वहाँ निकाली गई, और मेरी पहली नियुक्ति विभागाध्यक्ष के रूप में वहां पर हुई। तो मैं संस्कृत में परमानेंट था,
लेकिन अच्छा। प्राकृत डिपार्टमेंट जब आया तो टेम्परेरी होके आया, रिस्क लेकर के आया। लोगों ने कहा क्यों जाते हो वहां, कल को बंद हो गया तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, विभाग तो रहेगा, नौकरी जाएगी कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे आज उस विभाग में गवर्नमेंट से 3 पोस्टें में ले आया, एक रीडर अच्छा। की पोस्ट और 2 लेक्चरर की पोस्ट, सारी गवर्नमेंट की है। वहां समाज का कोई पैसा जमा नहीं करना पड़ा। और एक स्वतंत्र पीजी विभाग जिसमें बीए फर्स्ट ईयर से लेकर पीएचडी तक प्राकृत का शिक्षण जो है आज 40 वर्षों से यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरीके से संघर्ष करने से और रिस्क लेने से ये प्राकृत भाषा और जैन विद्या विभाग यहाँ पर स्थापित हो पाया। बहुत शानदार, बहुत अभूतपूर्व उपलब्धि है। और सच्ची ऐसी उपलब्धि किसी और यूनिवर्सिटी में अभी भी नहीं दिख रही मुझे, इस प्रकार का जो एक हाँ सब। सिलसिला आपने नहीं, स्थापित कर दिया। उसका फर्क पड़ा है कि जब ये विभाग खूब चलने लग गया और स्टूडेंट इसमें मिलने लग गए। मैं आपको बताऊं कि उस जी। समय हमारे यहाँ रूल था, नियम था कि जो लेक्चरर यूनिवर्सिटी का होता है उसको हम्म। 14 पीरियड टोटल सप्ताह में पढ़ाने पड़ते हैं। चूंकि जी। मेरे यहाँ बीए की क्लास चालू हो गई थी, एमए की क्लास चालू हो गई थी और मैं अकेला, तो 37 पीरियड में अकेला लेता था एक सप्ताह में। बाप रे। सुबह से सा- सुबह से शाम तक क्लासेस चलाते थे और 37 पीरियड लेते थे। फिर धीरे धीरे एक लेक्चरर की पोस्ट आई, फिर दूसरे लेक्चरर की आई और धीरे धीरे वर्कलोड कम हुआ। और इस विभाग को चलने से दूसरे यूनिवर्सिटियों में ये विश्वास हो गया कि प्राकृत विभाग चल सकते हैं। आज 18 प्राकृत विभाग, जेनोलॉजी विभाग देश में चल रहे हैं और जी। जिनमें इस प्रकार की पढ़ाई जो है प्रारंभ हो चुकी है। नहीं, बहुत ही अद्भुत बात है। और मुझे अभी भी लगता है कि हम प्राकृत के लिए जितना एज ए जैन हम कर सकते हैं, उतना अभी भी जी, कर नहीं पाए हैं। बहुत बाकी है काम प्राकृत के लिए ये तो। बात सही है, सही है, सही कह रहे हैं आप कि जो मैंने विभागों का अभी कहा कि इतनी संख्या है, लेकिन हर विभाग में इस प्रकार की गतिविधि और इस प्रकार के व्यक्ति अभी हमको प्राप्त नहीं हुए हैं। कुछ लोग काम कर रहे हैं। बनारस में जैसे डॉक्टर गोकुल चंद थे, तो उन्होंने हम्म। संस्कृत यूनिवर्सिटी में प्राकृत एवं जैनागम विभाग वहां प्रारंभ किया। जी। गुजरात यूनिवर्सिटी में के आर चंद्रा थे, उन्होंने जी। पाली और प्राकृत विभाग शुरू किया। जबलपुर में डॉक्टर हीरा लाल जी जैन थे, विमल प्रकाश जी जैन थे, उन्होंने प्राकृत विभाग चालू किया। तो कई जगह तो ठीक चला, लेकिन उन व्यक्तियों के जाने के बाद अब उनमें गतिविधियां नहीं है, क्योंकि अब उनमें कोई नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। तो विभाग तो हैं, सिलेबस बने हुए हैं, लेकिन व्यक्ति अभी हमारे पास नहीं है जो उनको ढंग से चला पाए। हाँ, ये तो है। तो मेरी तो ये ड्रीम है, जहां जहां संस्कृत के विभाग हैं, वहां वहां इंडिपेंडेंट प्राकृत के विभाग होने चाहिए। एक्चुअली ये चाहिए, सरकार यूजीसी ने ये नियम भी बनाया जी। था कि संस्कृत अच्छा। जो पढ़ता है उसको पाली प्राकृत भी आनी चाहिए, तो ये अच्छा। विभाग होने चाहिए। तो उस समय चूंकि इसी विद्यार्थियों की संख्या को देख करके सरकार ने एक नियम सा बना लिया था कि जो संस्कृत डिपार्टमेंट है उनके नाम संस्कृत पाली प्राकृत डिपार्टमेंट कर दिया जाए। तो आई वो सी। उन्होंने, सरकार ने सोच लिया कि पाली प्राकृत चालू हो गई। लेकिन उन अच्छा। विभागों में पाली प्राकृत के लेक्चरर की पोस्ट जो है नहीं हो पाई थी। तो डॉक्टर ए एन उपाध्याय ने कोल्हापुर में पहली बार प्राकृत के लेक्चरर की पोस्ट लाए। प्राकृत पर उन्होंने सेमिनार भी किया और इस तरीके से धीरे धीरे महाराष्ट्र में और विशेषकर बिहार में, जैसे बिहार में जो वैशाली है उसमें प्राकृत इंस्टीट्यूट है। मैं वहां भी 2 साल तक रहा प्राकृत इंस्टीट्यूट में, और पीएचडी का काम वहां रह करके मैंने संपन्न किया था। यद्यपि पीएचडी उदयपुर में आकर के पूरी हुई, लेकिन शुरुआत अच्छा। वहां कर दी थी। लेकिन अच्छा। आज स्थिति यह है कि नेशनल इंस्टीट्यूट है प्राकृत की जो वैशाली में है, लेकिन उसमें अच्छा। एक भी व्यक्ति नहीं है। जो डायरेक्टर थे वो रिटायर हो गए और अब वहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। 2-4 जो क्लर्क लोग हैं वो उसको चला रहे हैं। तो ये दिक्कतें हैं कई जगह कि विभाग तो हैं लेकिन उनको संचालन करने वाला स्टाफ हमारे पास अभी नहीं है। तो आपकी क्या राय, आपका मार्गदर्शन क्या होगा प्राकृत के विकास के लिए? मैं आपका ये मार्गदर्शन सोचता हूँ डिटेल में बताइए कि ना। आके प्राकृत में चूंकि हम कई तरह के उत्सव करते हैं, कई तरह के हमारे मुनियों का बहुत अच्छा प्रभाव है। और हम्म। ये भी हमारा सौभाग्य है कि अभी दिगंबर परंपरा में और श्वेतांबर परंपरा में मुनियों ने प्राकृत में लिखना प्रारंभ कर दिया है। कई मुनियों की प्राकृत की किताबें, प्राकृत के काव्य आए हैं। तो प्राकृत का इंटरेस्ट उनका बना है और प्राकृत को लोग महत्व देने लग गए हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि हम जैसे
सामाजिक कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, मुनियों पर सब तरह का हम सहयोग उनको प्रदान करते हैं। तो अगर हम चतुर्मासों में इस प्रकार का प्रयत्न करें कि प्राकृत के लिए भी हम एक फंड रखें और जहाँ जहाँ प्राकृत विभाग हैं वहाँ लेक्चरर की नियुक्ति के लिए प्रयत्न करें, तो ये प्राकृत का विकास हो सकता है। जैसे हमने राजस्थान में प्रयत्न किया कि अभी सब जगह सब सब विषयों की जो है अकादमी है, राजस्थानी अकादमी है, संस्कृत अकादमी है, गुजराती अकादमी है, कई भाषाओं की अकादमी है, लेकिन देश में कहीं भी अभी प्राकृत की अकादमी नहीं है। राइट। राजस्थान में पहली बार प्राकृत अकादमी प्रारंभ हुई थी, अभी 4 साल पहले प्राकृत अकादमी की घोषणा हुई थी। उसके साथ 8 और इस प्रकार के प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी ने घोषित कर दिए थे, लेकिन सरकार बदली, दूसरे मुख्यमंत्री आए, वो 8 के 8 प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल कर दिए। तो वो प्राकृत अकादमी भी उसमें चली गई, अब यहाँ भी वो नहीं। तो हमें ये करना चाहिए कि हम प्राकृत एकेडमी अगर राज्यों में स्थापित करें तो साहित्य का भी प्रसार हो सकेगा और प्राकृत भाषा सिखाने का काम भी हम कर सकते हैं, जैसे संस्कृत आदि का हम एकेडमी के माध्यम से करते हैं। तो राज्य सरकार को हमें प्रेशर करना चाहिए, उनका प्रभाव डालना चाहिए और प्राकृत एकेडमी की स्थापना करें, क्योंकि उसमें हमें विद्यार्थियों की जरूरत नहीं होती। अगर हम यूनिवर्सिटी में खोलते हैं तो विद्यार्थी चाहिए, लेकिन अगर राइट। एकेडमी खोलते हैं तो उसमें विद्यार्थियों की जरूरत नहीं है। एकेडमी अपनी एक्टिविटीज प्राकृत की कर सकती है। तो उस सही तरीके सही। से हम चलाएंगे तो प्राकृत का प्रसार और प्राकृत का स्टाफ दोनों हम तैयार कर सकेंगे और साहित्य का भी उद्धार हो सकेगा। हम्म। ऐसी एकेडमी के लिए चलाने का कुछ मसौदा यदि आपने बनाया हो ना, प्रपोजल हाँ। बनाने के लिए, तो मुझे अवश्य दीजिएगा। हम यहाँ महाराष्ट्र में हम करते हैं कोशिश इसके बारे में। नहीं, मैं ये 8 साल से मैं अब यही काम कर रहा हूँ कि अच्छा। प्राकृत एकेडमी की जो योजना है मैंने हाँ। 14 पेजों में तैयार कर रखी है और अच्छा। जगह जगह भेजी है जिन्होंने उनको उपयोग करना चाहा। अभी हाँ। अभी दिल्ली में कल की बात है, शायद 28 तारीख को, वहां पर जो मुनि जी हैं प्रज्ञ सागर जी, वहां जी। पर प्रधानमंत्री जी आए थे। उनका जी। मेरे पास संदेश आया प्रज्ञ सागर जी का कि प्रधानमंत्री से हम यहाँ एक नेशनल प्राकृत एकेडमी खोलना चाहते हैं, आप हम्म। प्रपोजल भेजिए। तो मैंने जय कुमार उपाध्याय जो मेरे स्टूडेंट हैं और दिल्ली में रहते हैं, जी। उनके माध्यम से नेशनल प्राकृत संस्थान, राष्ट्रीय प्राकृत संस्थान की एक योजना बनाकर भेजी थी। और मुझे कहने में प्रसन्नता है कि वो योजना की फाइल हमारे जो आचार्य श्री हैं उन्होंने प्रधानमंत्री जी को दे दी है और क्या बात। प्रधानमंत्री ने वहाँ ये कहा है कि हम प्रयत्न करेंगे कि ये राष्ट्रीय प्राकृत संस्थान शीघ्र से शीघ्र सेंट्रल में खुले। अब क्या स्थिति बनती है, कितना प्रेशर रहता है, तो वो योजना भी मैंने प्राकृत नेशनल प्राकृत संस्थान की बना के दी हुई है, आपको भी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ प्लीज। जी ये जो हाँ। सेंट्रल प्राकृत यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी ना, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के तर्ज पे, उसी की बात जी आप हाँ। कर रहे हैं। तो मैंने उसी सेंट्रल संस्कृत जो यूनिवर्सिटी है हाँ उसका हाँ। जो प्रारूप है पूरा का पूरा, उसके रूल्स रेगुलेशंस है, उसी जी। आधार पर नेशनल प्राकृत संस्थान का, राष्ट्रीय प्राकृत संस्थान का सारा प्रारूप बना करके और तैयार किया है। और ये हम्म। ज्यादा नहीं है, 10 करोड़ रुपए में ये पूरा का पूरा संस्थान चल सकता है, सरकार के लिए अच्छा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब केवल प्रेशर की बात है कि हम कितना उसको प्रेफरेंस देते हैं, ये थोड़ा समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा जिनका प्रभाव है, कि विद्वानों का प्रभाव सरकार पे नहीं चलता है, सरकार पे जो है समाज के जो कार्यकर्ता हैं उनका प्रभाव हाँ। चलेगा। तो वो लोग थोड़ा सा अगर प्रेरित होंगे तो प्राकृत का प्रसार हो सकेगा। तो ये अपना 10 करोड़ में तो भवन बनेगा या ये संस्थान बन जाएगा? नहीं, 10 करोड़ में ऐसा हो कि जो स्टाफ का काम है और लाइब्रेरी का काम है, अभी अच्छा। प्रारंभ में तो वो, हाँ, इतना काम शुरू हो जाएगा और अभी वो किराए के उसमें चलेगा। लेकिन धीरे धीरे जब वो गति करने लगेगा तो स्वतंत्र भवन भी बन सकते हैं। और भवनों की जैन समाज में दिक्कत नहीं है, भवन हाँ। बनाने के लिए तो कहीं से भी पैसा मिल जाएगा, लेकिन सही व्यक्ति को बात है। देने के लिए पैसा नहीं मिलता है। तो नहीं, सही व्यक्ति के कहा। लिए कोर्स वो फिक्स डिपॉजिट चाहिए। भवनों के लिए तो सरकार, समाज हमारी समर्थ है, कहीं भी हम कहेंगे तो समाज जो है भवनों का सुविधा हमको प्रदान कर सकती है। तो व्यक्तियों को यदि, देने के लिए, हाँ, तो यदि 10 करोड़ का फंड्स एफडी मिल जाए तो 10 करोड़ की, हाँ, तो कहीं भी प्राकृत अकेदमी शुरू हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको किसी उसमें यूनिवर्सिटी से इंडिपेंडेंट रहेगी।
इंडिपेंडेंट, वो तो सरकार में है। जो एकेडमी के नियम है दूसरी हाँ भाषाओं हाँ। के लिए, वो नियम चलेंगे। और यूनिवर्सिटी से उसका कोई लेना देने, वो अपने कोर्स चला सकती है, डिप्लोमा अच्छा। सर्टिफिकेट के कोर्स चला सकती है। और वो कोर्स चलाती भी है, कई एकेडमी चला रही हैं, तो प्रचार अच्छा। उससे हो सकेगा। बीए एमए करने के लिए तो यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, जी। लेकिन डिप्लोमा सर्टिफिकेट के कोर्स जो है वो चला सकती हैं, पब्लिकेशन कर सकती हैं, सेमिनार सम्मेलन कर सकते हैं। हम्म। एकेडमी में बहुत कार्य अच्छे हो सकते हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छा बताया। तो इसमें मैं आपसे इंटरव्यू के बाद दोबारा आपसे समझ लूंगा हाँ नहीं, डिटेल में, क्योंकि नहीं मैं आपको भेज दूंगा, हाँ सब भेज प्लीज। दूंगा। ये जी। बहुत मतलब ये बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा कठिन है, बहुत कठिन नहीं है। नहीं हाँ, बस थोड़ा लगने का है, थोड़ा हमारे हाँ। विद्वानों की भी रुचि उस तरफ हो, और जी। समाज के जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं उनकी रुचि हो, तो ये कार्य हो सकता है, दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये ग्लोबल में तो अच्छा बताइए, आपका ग्लोबल का विकास बड़ा, उदयपुर में नया भवन भी बन गया है प्राकृत का। हाँ, ये भी एक मेरे दिमाग में थोड़ा ये शुरू से था। मैं चूंकि बनारस में रहा, जी। बीएचयू में रहा, तो वहाँ कई भवन बने हुए हैं। वहाँ जी। हिंदी भवन बना हुआ है, बंगला भवन बना हुआ है, और जो हम्म। भाषाओं हैं उनके भवन बने हुए हैं। तो जी। दिमाग में चल रहा था कि उदयपुर में 40 साल से जब प्राकृत चल रही है, डिपार्टमेंट चल रहा है, तो इसका जी। एक स्वतंत्र भवन हो, तो कोई इसको हिला नहीं सकता है। कम से कम सही। वो भवन रहेगा तो विभाग पर कोई आंच नहीं आएगी, और विभाग चल सही। सकता है। तो ये विचार मन में आया था। तो यहाँ हमारे संयोग से जो आज पंजाब के जो राज्यपाल हैं, श्री गुलाब हम्म। चंद जी कटारिया, वो जी। उदयपुर के हैं, और मेरे जी। अच्छे मित्रों में से शुरू से रहे, और जी। मेरे कई फंक्शनों में भी आए भी। तो जब वो उदयपुर आए तो उनसे चर्चा हुई। मैंने कहा कि आपने पूरे राजस्थान के लिए, पूरे देश के लिए काफी काम किया है, तो प्राकृत के लिए कुछ करें तो क्या क्या कर सकते हैं। तो विश्वविद्यालय में वो आए थे, तो हमने कहा कि अच्छा। अगर प्राकृत भवन बने, और आप चूंकि सांसद हैं और आपके पास कई फंड होते हैं, तो उन्होंने उसी समय सांसद फंड से 40 लाख रुपए यूनिवर्सिटी को दिए कि भाई ये अरे वाह। भवन बने हैं, तो मैं सांसद फंड से, विधायक फंड से ये 40 लाख रुपए जो है देता हूँ। और वो चूंकि इनिशिएट उन्होंने दिया, तो फिर यहाँ समाज के लोग और उसमें जुड़ गए, और इन्होंने सारा पैसा इकट्ठा करके आज 2 करोड़ रुपए में प्राकृत भवन यहाँ स्वतंत्र बना दिया। और उसमें एक बड़ा हॉल है, दो छोटे सेमिनार रूम है, स्टाफ का रूम है। ये सब अभी उनका प्रथम मंजिल जो है, ये भवन बन के तैयार हो गया, और उसका लोकार्पण भी हो गया। अभी विभाग उसमें शिफ्ट नहीं हुआ है। अभी जो हम्म। हमारा यहाँ का आर्ट्स कॉलेज है, उसी में विभाग के 3 कमरे हैं, और वहाँ काम चल रहा है। लेकिन शीघ्र ही, जैसे ही उनकी और आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, तो ये विभाग प्राकृत भवन में संचालित हो जाएगा। तो ये स्वतंत्र रूप से प्राकृत भवन बनने वाला भी उदयपुर जो है पहली जगह है जहाँ प्राकृत का भवन यूनिवर्सिटी में बना है। क्या बात है, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही है मतलब। एकदम कैंपस के अंदर, कैंपस की जमीन, कैंपस की सारा सब कैंपस का ही है। सब कुछ अभी बहुत। कैंपस का ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से केवल उन्होंने ये कहा, तो दो तरह का हुआ। एक तो कटारिया साहब ने फंड दिया, वो पैसा जी। यहाँ जमा हो गया। दूसरे जो यहाँ समाज के कार्यकर्ता हैं, आप भी जानते होंगे, बंबई में रहते हैं, जमुना लाल जी हपावत, वो हाँ, हप्पा महासभा हमारे के, मित्र हैं। जी। हाँ महासभा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने जी। प्रयत्न करके, उन्होंने कहा हम पैसा तो जमा नहीं कराएंगे, लेकिन उस भवन का पूरा हाल हम बना के दे देंगे। तो एक बढ़िया। हाल जो उन्होंने अपने संपर्क से मिलकर के, और विद्वानों से वो हाल बनवा, अपने जो दानी लोग थे उनसे वो हाल बनवा दिया। तो इस तरीके से पूरा एक कैंपस जो है ये प्राकृत भवन का बन गया है। एक उसकी बाउंड्री हो गई है, और बहुत अच्छा एक प्राकृत भवन का शुरुआत यहाँ पर हो गई है। अब संचालित करना उसको आगे है, और जरूरत पड़ेगी, लेकिन समाज का सहयोग रहेगा तो वो भी पूरा होगा। बहुत। नहीं, एक्चुअली जो मुझे हमेशा लगता है, एक सवाल पूछते हैं और आप तो बहुत सक्सेसफुल हैं, आपका चल रहा जी। है, कि अपन जी। युवाओं को जोड़े कैसे प्राकृत से। हाँ, अब वो एक जरूर बात है। तो मैंने ये कहा कि युवा जिस रूप में चल रहे हैं, जिस धारा में चल रहे हैं, उस जी। धारा के साथ प्राकृत का संबंध जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने हाँ। एक किताब और लिखी थी, प्राकृत और भारतीय संस्कृति। एक तो साहित्य के साथ, भाषा के साथ हम्म। लिखा। एक लिखा कि हमारा जो जनजीवन है, वो हम्म। जनजीवन बिना प्राकृत लिटरेचर को समझे नहीं चल सकता है। आई तो सी। हमारी जो पारिवारिक व्यवस्था है, हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, हमारी जो समाज के साथ संबंध है, इन संबंधों को जोड़ने के लिए भी हमको प्राकृत में ऐसे सूत्र प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने एक पुस्तक लिखी थी,
प्राकृत साहित्य और पर्यावरण संरक्षण। जी पर्यावरण आज की बहुत बड़ी जी प्रचलित विचारधारा है। तो उसके साथ प्राकृत के संबंध को जोड़ा कि जो भी हमें मूल में प्राप्त होती हैं, चीजें प्राप्त होती हैं, आज हम वही पर्यावरण में कह रहे हैं। आपने वो गाथा सुनी होगी, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम भाषे। हम सुबह से शाम तक जितनी क्रियाएं करते हैं वो सावधानी पूर्वक करें। पर्यावरण जी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सावधानी सही रखेंगे तो पर्यावरण सुरक्षित रखेगा। ऐसे कई सही सूत्र हमको प्राकृत में, आचारांग सूत्र में और दूसरी जगह प्राप्त हुए हैं। तो हमको हमारी जो वर्तमान जीवन पद्धति है उनके साथ हम प्राकृत साहित्य को जोड़ेंगे तो युवा उस तरफ आकर्षित होंगे। आज जैसे हम विज्ञान का युग है, तो प्राकृत साहित्य में विज्ञान की क्या क्या चीजें हैं, तो बहुत सी चीजें हमें प्राप्त होती हैं जो हमें हम्म आज के विज्ञान के साथ वो जोड़ती हैं कि कैसे हम विज्ञान को सुरक्षित रख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो युवा जो है इस प्राकृत की तरफ आएंगे। दूसरी बात यह है कि प्राकृत को हमें आजीविका से नहीं जोड़ना पड़ेगा। आजीविका से जोड़ेंगे तो प्राकृत में आजीविका नहीं मिलेगी। तो आजीविका हाँ हमें युवाओं को समाज से दूसरी जगह देनी है। उनके जो भी क्षेत्र हों उनमें वो आजीविका करें, लेकिन हम्म, प्राकृत का अध्ययन करें। तो इस तरीके से प्राकृत का विकास युवाओं के द्वारा हो सकता है। तो थोड़ा सा हम प्रयत्न करने की जरूरत है और विद्वानों को अतिरिक्त श्रम करना पड़ेगा, मैं ये मानता हूँ। हम नियम से हम्म, चलेंगे कि हम तो प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, हमको तो 8 पीरियड लेना है, 6 4 घंटे के लिए जाना है, तो प्राकृत का विकास नहीं होगा। प्राकृत के विकास के लिए हमें एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा, तब प्राकृत और जैन विद्या का विकास हो सकेगा। मैं सभी विद्या अपने साथियों को यही कहता हूँ कि थोड़ा हमें एक अतिरिक्त प्रयत्न करें, क्योंकि हम धन नहीं दे सकते हैं तो कम से कम तन देने का प्रयत्न करें, मन देने का प्रयत्न करें, तो प्राकृत का विकास हो सकता है। मुझे याद है आपने इस साल के शुरुआत में एक और बहुत अच्छा सजेशन दिया था प्राकृत स्कॉलर्स ग्रुप में कि हर जी विद्वान हर साल एक जी पांडुलिपि हाँ। पर काम करे। इस पर थोड़ा डिटेल में बताइए। तो मैंने 2 बातें की थी। और मैं जब से रिटायर हुआ हूँ तो मैंने यही किया। मुझे गुरुजनों ने भी मुझे यही कहा था, खासकर एन उपाध्याय जी ने, तो बहुत अच्छे हमारे शुभ चिंतकों में रहे हैं। और जब भी वो बात करते थे तो वही कहते थे कि दूसरे काम तो सब लोग कर लेंगे, लेकिन पांडुलिपियों का काम विद्वान के अलावा कोई नहीं कर सकता है। और वो भी हम्म, विद्वान वो जिनको कोई अपेक्षा नहीं हो वो कर सकते हैं। जी पांडुलिपि के संपादन के बाद कोई विद्वान जो है धनी नहीं बन सकता, लेकिन उस जो पांडुलिपि को सुरक्षित कर जाएगा वो उसकी जिंदगी भर की कमाई वो हो जाएगी। तो मैंने सही तब से पांडुलिपियों पर काम करना शुरू किया और 6 पांडुलिपियों का संपादन मैंने किया। अभी भी मैं प्राकृत और अपभ्रंश की पांडुलिपि के संपादन के कार्य में लगा हूँ। तो पांडुलिपि को संपादन का कार्य को अगर हम प्राथमिकता दें तो हम जी समाज में एक बहुत बड़ा एक ऐसा वर्ग खड़ा कर सकते हैं कि जो प्राकृत की जानकारी रखेगा। और अपने अपने क्षेत्रों में हम काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। और काफी हम्म लोग जुड़े भी हैं। अभी भी हमारा सौभाग्य है कि प्राकृत और जैनिज्म में जो लोग जुड़े हैं उसमें कई वैज्ञानिक हैं और कई लोग उस ढंग से कार्य कर रहे हैं। तो वो धर्म की व्याख्या, दर्शन की व्याख्या तो विज्ञान की दृष्टि कर रहे हैं, लेकिन भाषा और साहित्य की व्याख्या विज्ञान की दृष्टि से अभी नहीं हो पा रही है। वो होगी हम्म तो प्राकृत का आगे विस्तार हो सकेगा। जैन दर्शन और विज्ञान पे काफी काम हो रहा है और हाँ काफी साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम्म जैन प्राकृत भाषा और प्राकृत का जो साहित्य है, जैन विद्या का साहित्य है, उस पर कार्य अभी जो है नहीं हो पा रहा है। तो उसको प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। हम्म। मैंने अभी रिसेंटली एक पुस्तक पढ़ी है, फादर जी। लैंड मदर टंग। एक वेस्ट इंडियन अच्छा। स्कॉलर है, उन्होंने लिखा अच्छा। है कि जो जो हम जिसको प्राकृत है, ये दक्षिणी में दक्षिण जो भाषा आई ने, दक्षिणी भाषा उर्दू की जो है, ये हाँ प्राकृत की ही बेटी है। कि हाँ, ठीक वर्ब्स ठीक वही ठीक कहा प्राकृत है वाले सर। खड़ी बोली वाले ही है। हाँ बिल्कुल सही, सही है, सही कह रहे हैं वो सर। तो उर्दू के अंदर मैंने भी बताया प्राकृत ना। का ही योगदान है मूल रूप से। हाँ, तो काफी हमारे शब्द जो हैं, प्रकृति का मतलब ही है प्राकृत। आए कहाँ से, शब्द कहाँ से आया प्राकृत? प्राकृत का शब्द प्रकृति से आया कि अच्छा हमारी जो स्वाभाविक भाषा है, प्रकृति का मतलब है स्वभाव, जी कि हम जो स्वभाव से जो भाषा बोलते हैं, स्वभाव से जो जीवन जीते हैं, वही हमारा प्राकृत जीवन है। हम उस स्वभाव को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हम प्राकृत को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आई सी। हमें अपने जीवन की जड़ को जब तक हम नहीं समझेंगे
तब तक हम प्राकृत को नहीं समझेंगे। और प्राकृत हमें मदद करती है कि हम कैसे अपने स्वभाव को समझें। आज सारी की सारी व्यवस्था जैन दर्शन की दृष्टि में हम कहें तो जैन दर्शन भी यही कहता है कि स्वभाव का साक्षात करो। वो तो है। स्वभाव अब जैसे आप खुद जानते हैं, समय शब्द है। अब समय शब्द क्या है? समय हम टाइम नहीं है। समय हम्म, शब्द जो है प्राकृत का शब्द है, हिंदी का शब्द है, आधुनिक समय है। तो समय प्राकृत का शब्द है और समय नाम आत्मा का जी है ना? बिल्कुल। और समय माने टाइम भी है। तो हम हाँ दोनों चीजों को जब समझेंगे, आत्मा से उसमें जुड़ेंगे, तब हम प्राकृत के विकास में अपना योगदान कर सकेंगे। तो हमें बहुत सी चीजें प्राकृत साहित्य से मिल सकती हैं, केवल हमें उसमें जाने की आवश्यकता है, गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। सही बात। मैं तो अभी पढ़ रहा था समय सार की तात्पर्य वृत्ति में, हम लोग अभी कर रहे हैं थोड़ा हाँ हाँ, जी जी जी। स्वाध्याय कर रहे हैं। मैं देखा उसमें एक गाथा आती है कि जी नायणी मतलब नाग शब्द, हस्तिनी के लिए भी नाग शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जी जी, सही। मैं काय कमलेश के कुमार जी लिए? से पूछा ये कैसे हो गया, तो वो कहते हैं नाग हाथी भी होता है, पहाड़ भी होता है, हस्ती, और जी, ये नाग तो होता ही, सर्प तो होता ही होता है। सर्प सर्प होते ही है, सही है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो एक शब्द जो है कई चीजों के लिए प्रयोग होते हैं। और उनका हम्म। प्रयोग इसलिए पर्यायवाची बने क्यों? पर्यायवाची इसलिए बने कि जब हाँ एक ही संस्कृति कई जगह जी विकसित रहेगी, परिवार कई जगह से संपर्क होंगे, तो उनकी जो जी भाषा है वो कई जगह उसी शब्दों के रूप में जाएगी। इसलिए वो पर्याय शब्द जो हैं, एक शब्द के, एक वस्तु के लिए कई शब्दों का जो प्रयोग होता है, वो इस बात का प्रतीक है कि वो जन भाषा है। जी हाँ। अगर हम एक भाषा के लिए करें तो उसके प्रयोग इतने नहीं मिलेंगे। आप खुद अंग्रेजी में देख लीजिए, अंग्रेजी हम्म। में आपको उतने पर्याय शब्द नहीं मिलेंगे जितने आपको हिंदी, भारतीय भाषाओं के पर्यायवाची शब्द मिलेंगे। उसका जी कारण है कि भारतीय भाषाएं जो हैं जन सामान्य के कारण से विकसित हुई हैं, किसी शिष्ट हाँ। समुदाय के कारण से विकसित नहीं हुई हैं। हम्म। भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है वो जन समुदायों की बोलियों के कारण से हुआ है। और उनमें सारे शब्दों को समाहित करने की जो क्षमता है, वो क्षमता आने के कारण से हमारे शब्दों की समृद्धि और हमारे साहित्य की समृद्धि बढ़ी है। तो जी इसीलिए एक-एक शब्द के कई अर्थ, और जब हम संपादन करते हैं, तो हमें उन शब्दों का अर्थ उस हिसाब से बैठाना पड़ता है कि ये शब्द यहाँ किस चीज़ के लिए प्रयोग हुआ। सही है, सही है। तो आपका क्या अनुभव रहा, जैसे अभी सिया चरियम पे काम किया, मलय सुंदरी कहाँ पे काम किया, तो जी, कैसे जी। मतलब आपको पांडुलिपि, चलो आप इतने बड़े स्कॉलर, पांडुलिपि तो मिल गई, उसका अर्थ बिठाना तो कठिन रहा होगा ना? अच्छा, 2 चीज़ें हैं, ये पांडुलिपि मिल जाना। जैसे अभी मेरे कुछ आधुनिक विद्वान हैं, आधुनिक मित्र हैं, नए हाँ। मित्र हैं, वो हम्म। कहते हैं साहब बहुत अच्छी बात आप करते हैं, पांडुलिपि हाँ पे काम आप करते हैं, आप ऐसा करिए पांडुलिपि हमको बता दीजिए, पांडुलिपि हमको दे दीजिए, हम काम करेंगे। मैंने कहा वो हाँ। व्यक्ति कभी काम नहीं कर सकता जो शास्त्र भंडार की धूल ना चाटे, जो शास्त्र भंडार को शास्त्र भंडार को खोल के नहीं देखे, वो कभी हाँ। पांडुलिपि का संपादन नहीं कर सकता। तो इसलिए हम जो काम करते हैं, पांडुलिपि हम्म। मिली नहीं है। हमको अच्छा। जगह-जगह ग्रंथ भंडारों में जाकर के और ओहो। हाथ-पैर जोड़ कर के, क्योंकि वहाँ वो अच्छा। करते थे, क्योंकि लोग जानते हैं। और हमारे साथ दुर्व्यवहार भी हुआ है समाज के साथ, जैन अच्छा। ग्रंथ भंडारों के साथ, कि लोग पांडुलिपि देखने गए और पांडुलिपि लेके चले गए, और ओ। अच्छे-अच्छे विद्वान। तो मैं कोटा गया, बूंदी गया। बूंदी में हाँ। एक कोठरी में सारी पांडुलिपियाँ भरी हुई थी। तो वो जो अच्छा। संजन सज्जन थे उन्होंने कहा, "जैन साहब आप बुरा मत मानना, आप पंडित हैं, आप विद्वान हैं। आप ऐसा करिए, हम आपको पांडुलिपि ले जाने तो नहीं देंगे। यहीं बैठिए आप, और हम आपको 10-10 पन्ने देंगे, आप उतार लीजिए।" और हे मैं 17 भगवान। दिन वहाँ रह कर के और वो अरे बाप पांडुलिपि रे, उतार के तो वो ये तो सुरक्षित बहुत हो ही गई। कठिन। हाँ, अब ये है, लेकिन आज स्थिति ये है कि आज दिक्कतें नहीं हैं। आज हमारे पास कोबा जैसी संस्था है, हाँ। गुजरात में एक कोबा हम्म। संस्थान है। जी उन्होंने जी। कई जगह की पांडुलिपियों को बड़ा सुरक्षित रख रखा है, सारी हम्म। सूची बना रखी है, आधुनिक साधनों का प्रयोग कर रखा है। लेकिन अब कोई विद्वान निकाल के पांडुलिपि उनको दे, तो पांडुलिपि संपादन करने को वालों को कम से कम अहमदाबाद, बनारस, कोबा ऐसी जगह जाना चाहिए, देखना हाँ। चाहिए, और फिर सेलेक्ट करना चाहिए कि उनकी रुचि क्या है। मेरी जैसे ये सिया चरितम किया,
या जो कुछ भी पांडुलिपि पे काम किए, मलय हाँ सुंदरी पे किया, तो मेरी हम्म, कथा में चूंकि रुचि है, चरित्र में हाँ रुचि है, तो इसलिए हाँ मैंने उनको चुना। जिनकी दर्शन में रुचि हो वो हाँ दर्शन की हाँ पांडुलिपि चुन सकते हैं, जिनको राइट ज्योतिष में रुचि हो वो ज्योतिष की चुन सकते हैं। तो इसलिए हमको ग्रंथ भंडारों में जाकर के, और सूचियां प्रकाशित हो गई हैं, आधुनिक साधन आज मिल गए हैं, आज उतारने की जरूरत नहीं है। आज आपको जी जीरोक्स कॉपी मिल जाएगी, कोबा वाले सही है। जीरोक्स कॉपी करके देते हैं। हाँ लेकिन हाँ वो कहते हैं यहाँ कोई आए तो व्यक्ति, हम उसके घर सही नहीं बात। भेजेंगे। कि क्या भेजें, उसकी पहचान तो हमें होनी चाहिए कि उसकी हाँ रुचि क्या है। तो इतना काम अगर करेंगे तो पांडुलिपियों का संपादन जो है किया जा सकता है। लेकिन थोड़े विद्वानों को इस अतिरिक्त श्रम करने की आवश्यकता पड़ती है। बट ये आइडिया बहुत अच्छा, हर विद्वान हर साल एक पांडुलिपि पे काम कर दे तो अगले चालीस हाँ, पचास साल में बहुत बड़ा योगदान हो नहीं, जाएगा। काफी हो सकती है। मैंने एक और अभी 15-20 दिन पहले एक ऐसी मन में आया, तो मैं कहा हम्म, पांडुलिपियों का करें तो करें। लेकिन जो प्राकृत के हमारे 150, 100, 125 जो भी विद्वान है, जी अगर प्रतिदिन वो प्राकृत की एक गाथा अनुवाद के साथ अपने मोबाइल पर डालें, तो हाँ 100 गाथाएं जनता के सामने आएंगी अनुवाद के साथ। कई मित्रों ने, 5-7 मित्रों ने शुरू कर दी और वो डाली भी है, उनका अनुवाद भी शुरू किया है। उससे क्या हाँ होगा कि प्राकृत का प्रचार, चूंकि मोबाइल हम सब देखते हैं, जानते हैं, हिंदी जानते हैं, तो अगर हम एक गाथा, मूल गाथा और उसका अनुवाद एक ही डालें, एक दिन में डालें, सप्ताह में एक डालें, अगर ऐसा करेंगे तो ये प्राकृत की हम्म, गाथाएं हमारे सामने रहेंगी, मुंह के सामने रहेंगी, हम पढ़ेंगे। गाथा पढ़ेंगे तो ग्रंथ पढ़ने की हमको आवश्यकता महसूस होगी। गाथा सही बात। सुरक्षित रहेगी तो ग्रंथ सुरक्षित रहेगा। तो ये थोड़ा सा प्रयत्न करना चाहिए, तो हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते बहुत अच्छा, मैं देख रहा हूँ आजकल कमल भैया पूना वाले, वो हैं। हाँ इसका हाँ, रोज जीव या पकड़ के वो रोज एक गाथा भेज रहे हो। वो मेरे विद्यार्थी रहे उदयपुर में। हाँ आपके तो स्टूडेंट है वो। हाँ, तो अच्छा मतलब मैं काम कर रहे जितने हैं। लोगों को जानता हूँ अधिकांश आपके या सोगानी साहब के या आप दोनों के स्टूडेंट रहे हैं। हाँ, कई किया है काम। चेन्नई में दिलीप जी हैं, दिलीप धींग करके हाँ हैं, दिलीप ठीक है। उनकी भी अच्छी। हाँ, वो भी उदयपुर के हैं। प्रियदर्शना जी भी अच्छा आपके काम। स्टूडेंट रही है। कौन सी? प्रियदर्शना जी, अच्छा वो सोगानी साहब की हाँ, रही। नहीं नहीं, वो छोगानी साहब की उसमें थी। वो अच्छा वो वो वही। है। दिलीप जी आपके स्टूडेंट रहे हैं। हाँ हाँ, दिलीप दिलीप जी मेरे यहाँ के वो रोज रहे कविता ये। भेजते रहते हैं। हाँ, वो करते, उनको हाँ, लिखने की आदत है, वो अरे बहुत करते रहते बढ़िया हैं। लिखते हैं, हर विषय पे कलम चलाते हैं। हाँ, और उनके कर साथ क्या है ना, रहे हैं। टॉपिक से मैच करके लिखते हैं, एक्ट प्रसंग एक्ट उचित एक्ट लिखते हैं। बढ़िया है तो है, उनका। कुछ लोग काम कर रहे हैं। और उनको भी मैंने कहा है कि आप, बहुत अच्छा है, आपका नाम हो गया, अब कुछ सीरियस काम कीजिए, कोई ग्रंथ हाँ लीजिए, कोई संपादन कीजिए। तो हाँ उन्होंने तमिल तमिल की जो पांडुलिपियां हैं, तमिल के जो हाँ हाँ शिलालेख हैं, उन पर काम प्रारंभ किया है। तो मैं कहा चलो कुछ अच्छा काम करें, देखें। हाँ उन्होंने काम किया है। अच्छा एक थोड़ा सा मुझे बताएं, जैसे जी आपके दो मेंटर्स तो आपने बताए, पंडित जगन मोहनलाल जी शास्त्री और जी कैलाश चंद जी शास्त्री। और आपके जी जी मेंटर्स कौन रहे आपके? आपने तो बहुत सारे युग पुरुषों के साथ समय बिताया होगा, हीरालाल जी जी, जी, हाँ, हेमू हुए कालवे हैं। साहब, कुछ उनके हाँ संस्मरण जी, हाँ। बताएं। अब उसमें ऐसा है कि मेरे, चूंकि मैं बनारस गया था और बनारस में मेरा अध्ययन शुरू हुआ, जी और अब आपको क्या बताऊं, कुछ दुर्भाग्य सौभाग्य भी हो सकता है। बनारस में मुझे धुन थी कि मैं अंग्रेजी लिटरेचर में एमए करूं, और अच्छा वहां बीए के बाद जब गया और हाँ हाँ एडमिशन के लिए फॉर्म वगैरह जमा किए, तो हाँ परसेंटेज बहुत ज्यादा थी। तो वहां पर जब मैंने वहां का जो आर्ट्स कॉलेज है, वहां पे हम्म बात की, तो उन्होंने कहा सब सब्जेक्ट भर गए हैं, आप हम्म। चाहें तो पाली में एमए कर सकते हैं। ओहो। तो अब चूंकि बनारस में पढ़ना था हम्म, और बिना पैसे के पढ़ना था, कि हाँ भाई किसी तरीके से शादबाद विद्यालय में रह करके और हाँ एमए किया जाए, तो पाली में मैंने एडमिशन लिया। और अच्छा संयोग से मेरा सौभाग्य था कि वहाँ एक सिंधी प्रोफेसर थे, डॉक्टर नारायण एस सामतनी। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, अंग्रेजी के बहुत अच्छे विद्वान थे और अच्छा सिंधी भाषा के बहुत अच्छे विद्वान थे, और पाली के तो धुरंधर थे बुद्धिज्म के। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई प्रेम, तुम में, वो प्रेम कहते थे मुझे, कि भाई तुम हाँ, एक काम करो, पाली में कर लो, तो मैं इतना करूंगा कि जब तक तुम एमए करोगे तुम्हें घर से एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, और वेरी प्राकृत गुड। में एमए, पाली में एमए हो जाएगा। तो अच्छा वहां से मैंने इसलिए विषय पाली दिया। और पाली में एमए करने के बाद रुचि जो है
प्राकृत और पाली में दोनों में हो गई। और जब अच्छा। पाली में हो गई तो पाली के बाद नौकरी तो कहीं थी नहीं, तो हाँ, फिर मैं वैशाली चला गया। और अच्छा। वैशाली में वहाँ डॉक्टर नथमल टाटिया जी थे, हमारे गुरु जी जो थे। तो हम्म। वहाँ पर प्राकृत संस्थान है, वहाँ से हाँ, प्राकृत में फिर एमए किया। अच्छा। अब ये सब, हाँ, तो प्राकृत में एमए करने और पाली में एमए करने के सब अलग अलग अनुभव बहुत ज्यादा है। कैसे किया है, क्या किया है, हम ही लोग जानते हैं। लेकिन हो गया। तो प्राकृत में रुचि हो जाने के कारण से फिर पाली और प्राकृत में दोनों में एमए हो गए। और आपको चूंकि जीवन का एक अनुभव बताऊं, बीकानेर में जी। एक पोस्ट निकली, आप नाम जानते हम्म। होंगे, अगरचंद जी नाहटा थे वो। जी जी, नाटक साहब, यस। हाँ, और वो एक कॉलेज, जैन कॉलेज चलाते थे। जी। तो उन्होंने कहा कि जैन साहब, तुम बहुत लिखते लिखते हो, तुम अगर चाहो तो मेरे जैन कॉलेज में आ जाओ, यहाँ लेक्चरर की पोस्ट तुमको दे देंगे। अच्छा। तो मैं कहा क्या पोस्ट होगी? उन्होंने कहा राजस्थान सरकार ने अभी चाहे कॉमर्स कॉलेज हो, चाहे साइंस कॉलेज हो, चाहे आर्ट्स कॉलेज हो, चाहे कुछ भी हो, सबके लिए एक सब्जेक्ट निश्चित कर दिया है, HICC, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर। वो ओके। सबको कंपलसरी हो गया है। जी। तो आपको क्या है, यहाँ आकर के हमारे साइंस कॉमर्स कॉलेज में HICC पढ़ानी है, हिस्ट्री ऑफ बढ़िया। इंडियन कल्चर। तुम पाली में एमए हो, संस्कृत में आचार्य हो, प्राकृत में एमए हो, तो पढ़ा ही सकते हो। तो मैं जी। वहाँ चला गया बीकानेर। तो उनका एक कॉलेज चलता था, एक स्कूल चलता था, बीच में दरवाजा था। हम्म। तो मैं कहा मैं कहाँ नियुक्त हूँगा? उन्होंने कहा साहब, दरवाजा जो है वहां पे हमने आपकी कुर्सी लगा दी है। जब स्कूल में पीरियड खाली हो तो आप स्कूल में पढ़ाइए, जब कॉलेज में पीरियड खाली हो तो वहां पढ़ाइए, HICC आपको वहां पढ़ाना है। बाप रे। तो उस स्थिति से जब ये सब्जेक्ट चला, तो ये पाली प्राकृत के सब्जेक्ट में मैं वहां नियुक्त हो गया। लेकिन सरकारी एक नियम आया कि जो व्यक्ति यहाँ टेम्परेरी अभी हैं, हम्म। और चूंकि HICC ये पढ़ाते हैं, तो हम्म। इनको कंफर्म तब किया जाए जब ये हिस्ट्री में एमए हो, हम्म। हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर जो है उसमें हम्म। एमए हो, तो इनको कंफर्म कर सकते हैं। अब मैं हम्म। कहाँ तीसरा एमए कहाँ से करूं? तो हमारे एक वहाँ टीचर थे, उन्होंने कहा भाई तुम बनारस के हो, और अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर गोविंद चंद पांडे, आपने हम्म। नाम सुना होगा। हाँ, जीसी गोविंद पांडे, चंद यस। हाँ, गोविंद चंद पांडे वाइस चांसलर होके आए थे। अच्छा। तो कहा तुम अगर उनके पास चले जाओ तो हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर में वो तुमको एमए की परमिशन दे सकते हैं। तो अच्छा। मैं जयपुर चला गया, उनसे मिला, उनको सारी स्थिति बताई। आप सब जानते हैं कि गोविंद चंद पांडे बहुत बड़े कवि भी थे, बहुत अच्छी अच्छा। कवि। हाँ। यस। तो जब मैं उन्होंने उनसे वेदों मिला, की मैंने ऋचाओं कहा पर भी कविताएं लिखी, उन्होंने तो बहुत अद्भुत हाँ काम हाँ, किया। काफी 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 लिखा है। महिलाएं महिलाएं करके अभी एक उनकी किताब आई है, अब जी। तो वो नहीं रहे। लेकिन हाँ। उन्होंने जो गाथा सप्तशती है उसको हाँ। महिलाओं के नाम से, महिलाएं नाम से उसके पूरे हिंदी कविताएं करके वो किया है। जी जी जी। तो जब मैंने उनको बताया कि मेरे कन्फर्मेशन की बात है, तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं पहले मेरी कविता सुनो। ओहो। और उन्होंने घंटे भर कविताएं सुनाई, और फिर एक चिट्ठी लिखवा दी कि इनकी जो क्वालिफिकेशन है, पाली में एमए, प्राकृत में एमए, संस्कृत में आचार्य, तो ही इज क्वालिफाइड फॉर HICC, हिस्ट्री में एमए करने की जरूरत नहीं। क्या बात है, सुपर। तो फिर मैं बीकानेर चला गया, और वहां मेरी नियुक्ति इसमें हो गई। बाद में फिर मैं उदयपुर आया, 3 साल वहां रहा। लेकिन ऐसे बड़े बड़े लोगों से जो संपर्क रहा, बड़े हाँ। घनिष्ठ संबंध, और इस तरीके का वो रहा। टाटिया जी भी थे, वहाँ डायरेक्टर थे वहाँ प्राकृत इंस्टीट्यूट में। लेकिन वो वहाँ प्राकृत इंस्टीट्यूट में नहीं रहते थे, वो अच्छा। मुजफ्फरपुर रहते थे। मुजफ्फर, सप्ताह, दत्तबल जी टाटिया ना? हाँ, नथमल जी टाटिया। हाँ, अच्छा। तो सब, हाँ, वो सप्ताह में एक दिन आते थे, और 8 दिन का एक दिन में पढ़ा जाते थे। अच्छा। तो वो जो उनके पढ़ने का उनसे जो सीखा, कि इतना हाँ। गहन अध्ययन, उनको कभी किताब उन्होंने हाथ में नहीं ली। मैंने क्या बात जितने है। 2 साल उनसे पढ़ा, कोई किताब उन्होंने हाथ में नहीं ली। और जो अच्छा। भी पढ़ाया सब उनको मुखाग्र याद, और सब व्याख्या। तो वो इतनी प्रेरणा ऐसे लोगों से मिली कि ये लोग इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो हम लोगों को तो उस भाषा के लिए कुछ करना चाहिए। तो वो हम्म। प्रेरणा इन लोगों से मिली। इसलिए थोड़ा बहुत जो है काम करने की प्रेरणा इन गुरुओं से मिलती रही है। और सौभाग्य रहा
कि बड़े-बड़े इन गुरुओं से जो है सीखने का अवसर मिला और उनसे प्रेरणा मिली। हाँ, आप तो लिंक पीढ़ी है ना। आपके पहले उपाध्याय साहब, हीरालाल जी, ये जी, लोग जी, थे। जी, जी। आपके बाद जब बिल्कुल। मॉडर्न स्कॉलर्स आ गए तो आप तो लिंक है दोनों के बीच में। हाँ, हाँ, बस ये संपर्क हो गया इसमें ये है। तो आप लेकिन अच्छा हीरालाल है जी से भी मिले हैं क्या? हीरालाल जी से भी मिला हूँ। अच्छा, हीरालाल अच्छा। जी से भी मिला हूँ जबलपुर में जब वो थे, अच्छा। तो हीरालाल जी से भी मिलना हुआ, एएन उपाध्याय जी से भी मिलना हुआ और काफ़ी मतलब इन लोगों से संपर्क है। एक हमारे गुरुजी थे पंडित नेमीचंद शास्त्री, हाँ, ज्योतिषाचार्य प्राकृत जी। प्राकृत साहित्य का इतिहास जिन्होंने जी, लिखा जी, है। जी। हाँ, हाँ। उनसे भी खूब उनके घर भी आना-जाना खूब रहा और सबके अलग-अलग अनुभव हैं। अब मैं क्या बताऊँ आपको, फिर मुझे चूँकि मुझे कन्फर्म होना था, तो हाँ। हिस्ट्री में तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर मगध यूनिवर्सिटी से एमए होता था। तो वो अच्छा, एमए करने के लिए मैं बोध गया गया और अच्छा। बोध गया में 1 महीने रहा। वहाँ हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर का जो एमए होता था, हुँ, हुँ। उसका अध्ययन किया, उसका फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के लिए ₹60 की ज़रूरत थी, वो समय अच्छा। नहीं थे। तो ओह! नेमीचंद जी शास्त्री वहाँ आए हुए थे। उन्होंने हाँ, कहा, हाँ। "बेटा किस लिए यहाँ तुम रह रहे हो?" मैं कहा, "साहब ये एमए करना है लेकिन फीस भरनी है।" तो उन्होंने हाँ। ₹60 दिए। अच्छा। एमए करो और फिर जाकर के अपना कॉलेज में जो है जॉइन करो। तो बड़े-बड़े लोगों का बड़ा संपर्क मुझे सौभाग्य मिला है और काफ़ी लोगों ने जो है इतनी मदद की है और इसलिए हाँ। लगा कि जब इतना हमें प्राप्त हुआ है, तो अपनी तरफ हुँ। से कुछ प्राकृत साहित्य को, जैन विद्या को देना चाहिए और इसलिए करने में बड़ी रुचि रहती है। आनंद आता है कि भई चलो थोड़ा बहुत जो काम हो जाए, वो करते रहते हैं। नहीं, नहीं, बहुत अद्भुत चीज़ है ये तो। और आपके ये बम्बई मुझे में आपके हुँ। बम्बई में रहते थे डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन, प्राकृत हाँ, साहित्य का इतिहास जिन्होंने लिखा। उनके घर में हाँ। 2-4 बार गया अच्छा, बम्बई। बहुत और अच्छे विद्वान वो थे वो जेसी जैन और साहब, बहुत बड़े विद्वान और थे। आप जानते हैं शायद उनकी मिसेज जो है, लकवा था उनको, वो हाँ, खड़ी हाँ। नहीं हो सकती, तो वो अच्छा, खुद रोटी बनाते थे और अच्छा! उन्होंने रोटी बना के खिलाई मुझे। अरे वाह! क्या बात है, तुम क्या यहाँ बैठो और फिर वो हाँ, उन्होंने जो है पढ़ाया कि क्या कई प्रकार की जानकारी दी ये हुआ। हाँ, तो संपर्क अच्छे लोगों का रहा और उसी का कारण है कि थोड़ा बहुत जो जानकारी मिली है, हाँ, अभ्यास करने का मिला है, संपादन करने का कार्य मिला है, वो इन्हीं गुरु लोगों की कृपा के कारण से मिला है। हाँ। आपने अपभ्रंश साहित्य का इतिहास लिखा है। जी, जी। इसके बारे में कुछ विशेष बताइए ना, क्या क्या आपका अनुभव हुआ उसके समय? अनुभव ये था कि चूँकि मैं कार्य कर रहा था और मैंने 10-15 ग्रंथ भंडारों का सर्वेक्षण भी किया हुआ था, गया जी, हुआ था और एक हमारे मित्र थे नीमच में रहते थे देवेंद्र कुमार शास्त्री। जी, नीमच वाले, आपने जी। नाम सुना हाँ, देवेंद्र कुमार जी, शास्त्री जो थे, तो वो भी घुमक्कड़ थे, अच्छे विद्वान थे। तो अच्छा, उन्होंने क्या किया था कि अपभ्रंश पे अध्ययन किया था और अपभ्रंश जी, का चाहते थे कि सारे ग्रंथों का जो है परिचय हो जाए, लेकिन दुर्भाग्य से वो उस काम को नहीं कर सके। तो मुझे हाँ, ये था कि अपभ्रंश और अपभ्रंश साहित्य पर लोगों ने बहुत कम काम किया है, लेकिन अपभ्रंश की पांडुलिपियाँ बहुत ज़्यादा है, हमें ग्रंथ भंडारों में प्राप्त हैं। तो जी, मैं बीकानेर और भी कई जगह 10-12 जगह गया और अपभ्रंश की पांडुलिपियों का जयपुर में कई जगह गया, भरतपुर गया, कामा गया, बूंदी गया, कोटा गया और भी कई जगह गया। हुँ, हुँ, तो अपभ्रंश की पांडुलिपियों का जो विवरण प्राप्त हुआ, वो मुझे लगा कि ये प्रचार में आना चाहिए। जी, अपभ्रंश में केवल एक ही किताब थी, अपभ्रंश साहित्य पोछड़ की किताब थी, जो आज से 70 साल पहले लिखी गई थी। अच्छा, अपभ्रंश साहित्य का इतिहास नहीं था। प्राकृत जी, साहित्य का इतिहास तो नेमीचंद जी ने लिख दिया, जगदीश चंद जी ने लिख दिया। तो इसलिए मैंने कहा कि अपभ्रंश साहित्य का इतिहास होना चाहिए। तो मेरे पास जो सामग्री थी, ग्रंथ हुँ, हुँ, भंडारों में जो सामग्री मिली, जितने अपभ्रंश पांडुलिपियाँ और ग्रंथों का परिचय दे सकता था, तो वो मैंने हुँ, अपभ्रंश साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयत्न किया। और संयोग से जो यहाँ जैन विश्व भारती जो अपने लाडनू में संस्थान है, लाडनू, हाँ, हाँ, तो वहाँ भी अच्छे विद्वान हैं और जब हुँ, उनसे चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं साहब आपने लिखा है, तो हम यहाँ से छापेंगे और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उसका प्रकाशन किया। आपको मैंने शायद उसकी कॉपी भेजी है। तो हाँ, अपभ्रंश हाँ, साहित्य का इतिहास लिखने का परिचय यही था उद्देश्य ही यही था कि अपभ्रंश पे भी लोग काम करें, जैसे प्राकृत में करते हैं। आप जैसे हुँ, कढ़ी की बात करते हैं, तो आज हिंदी और हमारी जो प्राचीन भाषाएँ हैं, उनके बीच की जो कड़ी है, वो अपभ्रंश भाषा है।
बिना जी बिल्कुल। अपभ्रंश को सीख बिना अपभ्रंश को सीखे हम भारतीय भाषाओं को, आधुनिक भाषाओं को नहीं जान सकते हैं। उनको सीखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने उसमें व्याकरण का भी दिया है और ग्रंथों का परिचय भी दिया है। इस तरीके से अच्छा। ये अपभ्रंश साहित्य का इतिहास लिखा है सर। नहीं, बहुत अच्छा। अब इनफैक्ट मेरी जो एक उम्मीद है आपसे कि आप जी एक प्राकृत साहित्य का अब लिखे इतिहास 2025 का, क्योंकि इतना जी कुछ हाँ जी। जगदीश चंद्र जैन साहब का 1940s का है, नहीं वो हेमीचंद जी का बहुत हो गया वो। 1960s का है। नहीं बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ। और उतने 70 सालों में कई प्राकृत के नए ग्रंथ आ गए जी हैं। जी तो वो मेरा नेक्स्ट स्कीम में है। लेकिन अब जी। कितना स्वास्थ्य साथ देता है, कितना काम हो पाता है, लेकिन उसको प्राकृत साहित्य का इतिहास करना है। वो मैंने हाँ एक योजना भी, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो दिल्ली में है, उसके जो हाँ हाँ वाइस चांसलर हैं उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आप प्राकृत साहित्य का इतिहास नया लिखें तो हम यहाँ से प्रकाशित करेंगे। लेकिन वो अभी मेरी पांडुलिपि बन नहीं पाई। मैटर काफी इकट्ठा है, लेकिन हाँ अब हाँ। जब समय हो पाएगा तो वो भी एक करने का प्रयास रहेगा कि इसमें हो जाए, देख क्योंकि वो करके। अपडेट करना बहुत आवश्यक है। नहीं हम बहुत अपने जरूरी, देश में हम बहुत देखते हैं कि जरूरी। बाप रे कितनी पुरानी जानकारी है इसमें। नहीं नहीं, बहुत सी नई जानकारी आ गई है। और हाँ काफी साहित्य प्रकाश में आ गया है। और कई पांडुलिपियां भी नई मिली हैं जो हाँ। प्राकृत की। तो उनकी जानकारी भी उसमें होनी चाहिए। तो एक इतिहास लिखा जाना बहुत जरूरी है। हम्म। अच्छा, वसुदेव हिंदी पर भी कुछ यदि काम इस प्रकार का हो, यानी पूरा व्यापक कंप्लीट ट्रांसलेशन हो, जैसा आपने कुवलय माला का कितना बढ़िया काम किया, इतने जी जी। इंडेक्सेस कर पूरा परफेक्ट हो गया कुवलय माला कहा, ऐसा हाँ कुछ। उसके दो हाँ उसके दो भाग पूरे अनुवाद के साथ हाँ जो है, वो भी प्राकृत भारती ने उसको प्रकाशित करने का हाँ। प्रयत्न वो किया। तो उसके आभारी हैं। वसुदेव हिंदी पे शायद आपको मिला हो, या वो ज्यादा प्रचार में नहीं आया। एक रंजन अच्छा। सूर्यदेव करके विद्वान थे पटना में। रंजन देव अब नहीं सूरी, हाँ रहे वो। जी। हाँ हाँ हाँ। रंजन देव सूरी। उन्होंने वसुदेव हिंदी पर पीएचडी किया था। अच्छा फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने उसका अनुवाद भी किया है, अच्छा। वसुदेव हिंदी का। लेकिन वो अनुवाद कहीं दिल्ली से कोई प्राइवेट संस्था से उन्होंने छपाया। वो ओ मुझे भी हो। देखने नहीं मिला। और वो 800 पृष्ठों का अनुवाद वसुदेव हिंदी का छपा हुआ अच्छा है। लेकिन वो ग्रंथ मेरे मित्रों से भी पूछा, उनसे भी पूछा, तो उन्होंने कोई छोटा सा पता बताया था दिल्ली का। वहां भी पत्र अच्छा व्यवहार किया, लेकिन वो ग्रंथ देखने को नहीं मिला। अब वो कहाँ से छपा, क्या छपा, लेकिन अनुवाद उसका हुआ है। और उस पर अच्छा। पीएचडी जो है वसुदेव हिंदी पर, अभी उस ढंग की नहीं हुई जैसी कुबलय माला पे हुई है, या जैसी हाँ सम्राट चिका पे हुई है। तो वसुदेव हाँ। हिंदी पर काम करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ इन दोनों कथाओं को, राम कथा और कृष्ण कथा, जी दोनों को लेकर के ही प्राकृत अपभ्रंश साहित्य चला है। जी क्योंकि ये बिल्कुल। जनमानस की कथाएं थी। तो हाँ वसुदेव हिंदी जो है, हमारी जो पांडव कथा है, उस कथा का प्रतिनिधित्व ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है। तो उस जी। पर कार्य होना बहुत जरूरी है। तो अब वो कार्य देखें, हमारे नए विद्वान लोग करेंगे, देखते हैं। नहीं, बहुत जरूरी। हमारी मूर्ति सीरीज में भी जो है ना, मूर्ति जी। क्लासिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में विटनी कॉक से हमारी बात हुई थी, वसुदेव अच्छा हिंदी, तो अच्छा उन्होंने जी। कहा तुम विद्वान तो लाओ, हम छापेंगे, विद्वान तो लाओ। हमने कहा, मैं विद्वान बोल कहाँ से लाऊं भाई। ये मेरा अनुभव अभी तक का यही रहा है कि हाँ छपने की दिक्कत नहीं है। हाँ छापने की समस्या जैन समाज में नहीं है। काम करें तो छापने वाले, प्रकाशित करने वाले, प्रचार करने वाले मिल जाते हैं। व्यक्तिगत हाँ नहीं मिलता कुछ भी। लेकिन हाँ। यह है कि ग्रंथ जो है कोई ऐसा बिना छपा नहीं रहेगा। अगर कोई कार्य करेगा तो छापने वाले। क्योंकि इतना बड़ा योगदान उसका इतिहास में है, भारत के इतिहास में बिल्कुल लोग पढ़े बिल्कुल बिना जान बिल्कुल। ही नहीं पाएंगे। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है उसका काम करना। अरे तो वड्डा राधना जो कन्नड़ का था, उसका प्रकाशन हुआ है अभी, मनोहर जी दिल्ली से। हिंदी में जी कुछ जी भी जी। विशेष कार्य नहीं हो पाया कि वड्डा राधना जो मूल तो प्राकृत का कार्य था, बड्डाराधने का उस प्रचार, पर कथा सागर बड्डाराधने बना। हिंदी हिंदी जगत में नहीं हुआ। हाँ। बड्डाराधने पे जो कार्य हाँ होना तो चाहिए था। कथा सरित सागर की मम्मी है वड्डा राधना तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस कन्नड़ पर हम। कन्नड़ में काम हुआ। एक हाँ। जय कुमार जी करके हैं वहाँ बेंगलोर में। अच्छा। हाँ तो उन्होंने बड्डाराधने पे काम किया है। लेकिन वो अच्छा। प्रकाश में नहीं आया, कन्नड़ में चूंकि उन्होंने किया था। तो वो हाँ। आगे बढ़ करके काम नहीं हो पाया, आगे नहीं आ पाया। उस पर भी बहुत जरूरी है बड्डाराधने पे। क्योंकि ये सब हम जब कहते हैं कि हमारा जैन धर्म का इतना बड़ा योगदान है भारतीय संस्कृति में, तो योगदान के तो एविडेंस तो वड्डा राधना में है। नहीं वो तो अपने नहीं बहुत वसुदेव हिंदी। जरूरी है।
इन चीजों को आना चाहिए, तभी बता पाएंगे कि भाई ये किस तरीके से हाँ, हमारा संपर्क जो है इनसे होता है। बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, आपने एक काम बहुत, मुझे मेरा बड़ा प्रिय काम है, जैन धर्म जी की सांस्कृतिक विरासत। जी उसमें जी आपने पूरी जो कल्चरल लेगेसी को आपने बताया है। तो जी आपको जी यदि समराइज करना पड़े कि अपना जैन जैन धर्म का योगदान भारतीय इतिहास और संस्कृति में क्या है, तो आप जी जी। लघु में आप कैसे कहेंगे? अब समराइज देखिए करके आप कैसे सम्राट, कहेंगे? ये 8वीं शताब्दी का एक मेरे एक लेख भी है, और उस पर किताब लिखने का था लेकिन वो हुआ नहीं। 8वीं शताब्दी का भारत जी। एक जैन साहित्य के आधार पर लिखा जाना बहुत जरूरी है। जी। 8वीं साहित्य में जिनसेन हमारे यहाँ हुए, हरिभद्र हुए, उद्योतन जी। सूर्य हुए, इन लोगों ने जो काम किया है वो हमारे पूरे भारत का प्रतिनिधित्व, भारत का पूरा दर्शन उसमें हमारे सामने आ जाता है। तो जी। साम्राज्य कहा जो है, हमारे सांस्कृतिक जो विरासत है, हमारे सांस्कृतिक जो संबंध है, उनका ग्रंथ है। बिना हम साम्राज्य कहा को, कुबला माला को पढ़े हुए हम भारत के सांस्कृतिक जो हमारे संबंध विदेशों के साथ रहे हैं जी। उनको नहीं समझ सकते हैं। तो ये साम्राज्य कहा जो है, यद्यपि दो दृष्टि से उपयोगी है। एक तो सिद्धांत की दृष्टि से कि जी। कर्म सिद्धांत 9 भवों तक कैसे व्यक्ति को हाँ, नौ प्रमाणित भाव तक करता कितना चलता है, सही। है। तो एक जो है वो उसकी जो वो एक जीवन मूल्य है और उसका एक अलग उद्देश्य है। और दूसरा जो उसमें संस्कृति है साम्राज्य कहा में, वो हमारे जी। सामने आनी चाहिए। उस पर अभी एक स्वतंत्र रूप से काम होना बहुत जरूरी है। और मैं प्लान में है मेरे कि 8वीं शताब्दी का भारत एक ऐसा ग्रंथ लिखा जाए जिसमें जैन साहित्य का ही उपयोग होकर के और हमारी भारतीय संस्कृति को उपस्थित किया जाए। और विद्वान लोग हैं, कुछ करें, लेकिन मुझे अभी क्या दिक्कत हो रही है कि मेरे जितने भी परिचित लोग हैं, युवा लोग हैं, करने वाले हैं, वो सीरियस काम में नहीं लगे हुए। कई जगह हाँ। जाते हैं, करते हैं, सब करते हैं, प्रचार है। अच्छा, अब साधन भी सबको अच्छे मिल रहे हैं, यूनिवर्सिटियों हाँ। में हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं, लेकिन हाँ। किसी बड़े बड़े ग्रंथ लेख भी लिखते हैं। और कई जगह संगोष्ठियां हमारे यहाँ खूब होने लगी, सम्मेलन हम्म। खूब होने लगे। उनमें सब वो 25 चेहरे, 25 हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं सब जगह दिख जाएंगे। जी। लेकिन जो कार्य होने चाहिए उन 24 लोगों के, वो नहीं दिख पा हाँ, रहे हैं। तो मैं सही। यही कहता हूँ कि भाई एक एक काम आप ले लें, अपनी अपनी पसंद का ले लें, जो जिस रुचि का है, जिस शताब्दी का है उस शताब्दी का ले लें, तो एक अच्छा काम हमारे सामने आ सकता है। कुछ विद्वान लगे हैं, कुछ मित्र लोग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा गहराई से आ जाए तो अच्छी बात हो। नहीं, बेसिकली ग्रंथ पे फोकस करके करना पड़ेगा, एक एक ग्रंथ लेकर बहुत बहुत जरूरी, इस पे काम बहुत करना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, प्रमाण उसी से मिलता है। है। अच्छा, मुझे मुझे याद है, मेरी रिक्वेस्ट पे आपने एक ग्रंथ लिख के दिया था, हमारे मित्र थे लोक हाँ, भारती वाले, चित्त बसे महावीर। उसके बारे जी में कुछ बताइए ना, उसकी समरी कुछ बताइए ना उस ग्रंथ के बारे में। वो एक्चुअली क्या था कि भगवान महावीर की कथा जी। बहुत कई लोगों ने लिखी। प्राकृत साहित्य में जी। भी मैंने एक लेख लिखा है कि प्राकृत साहित्य में महावीर कथा, और हम्म। महावीर की कथा पर भी और भी कई ग्रंथ आए हैं। फिर मेरे दिन में मैं एक बार, आप जानते हो कि भोपाल के पास एक विदिशा जगह है, हाँ। हाँ। सांची के पास विदिशा एक जगह है। जी। संयोग जी। से मैं सांची गया और विदिशा में गया, तो हाँ। वहां की गुफाओं में गया। वहां की गुफाओं में क्या है कि कुछ चित्र बने हुए हैं और वो बुद्ध के जी। चित्र हैं। अच्छा। तो वहां मुझे लगा कि जैसे गुफाओं में बुद्ध की जीवनी मिल जाती है, बुद्ध के चित्र मिलते हैं, महावीर की कथा किसी गुफाओं में क्यों नहीं लिखी गई। तो हाँ। चित्त बसे महावीर ये है कि जो मैंने उसमें कल्पना ये की कि ऐसे 25 चित्रकार हैं जो कहीं गुरुकुल में रह रहे हैं, गुफाओं में रह हम्म। रहे हैं, और उनके गुरुजी हैं, उनके हाँ। कुलपति हैं जो बड़े विद्वान हैं, लेकिन अब वो वृद्ध हैं, वो कुछ कर हम्म। नहीं सकते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई आपकी इच्छा क्या है, उनके बच्चे पूछते हैं। तो वो गुरुजी कहते हैं कि मेरी एक ही इच्छा है कि महावीर की जो कथा है इन सारी भित्तियों पर, इन गुफाओं पर लिखी जाए। तो वो चितेरे कहते हैं, चितेरे का मतलब चित्रकार, जी। जी। मैंने चितेरे का मतलब वहाँ चित्रकार है। तो जी। वो ये कहते हैं कि गुरुजी हम चित्र तो बना देंगे, लेकिन महावीर की कथा आप हमको सुनाइए। जी। तो चित्त बसे महावीर जो है, वो गुरुजी के द्वारा सारी महावीर की कथा उसमें कही गई है। जी। और वो 17 दिन, 25 दिन वो कथा कहते हैं। तो हम्म। सुबह दिन में कथा कहते हैं,
और सवेरे फिर वो कथा शुरू हो जाती है। 25वें दिन वो जब महाराज, वो जो उनके गुरुदेव हैं, कहते भाई मैंने कथा तो कह दी, आपके मन में कितना उसको ग्रहण किया है। उन्होंने कहा गुरु जी आपने कथा कही तो अब आप हमारे साथ चलिए। और जी। वो उनको 25 गुफाओं में ले जाते हैं और पूरे अच्छा, महावीर के चित्र उनको बता देते हैं कि आपने जो कहा हमने उसी दिन इसमें उसको उकेर दिया है। क्या तो बात। चित्त विषय महावीर का ये है, चित्त का मतलब दोनों है, जी चित्रकार भी और हमारा मन भी। हृदय भी, महावीर सही दोनों बात। जगह बसे हैं, गुफाओं में भी बसे और हमारे मन में भी बसे। तो ये पहला सही। उपन्यास जो है महावीर की कथा पर मैंने लिखा था और वो जी। काफी कलकत्ता वालों को काफी पसंद आया। फिर हाँ। काफी जगह से छपा भी, 2-3 बार वो छपा, लेकिन हाँ। आपको पसंद आया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बात करी थी लोक भारती वालों से और आपसे निवेदन अ, किया था कि उनको चाहिए, तो आपने लिख के दिया, बहुत बढ़िया लिखा अच्छा, था। अब मुझे दिक्कत ये हो रही, पता नहीं लोक भारती कहीं किसी के साथ मिल गया है क्या, लोक भारती हाँ के हाँ, प्रकाशन? दूसरे प्रकाशक के साथ ने खरीद लिया उनको। वो पुस्तक की वही दिक्कत है, अवेलेबिलिटी बनी हुई है। हाँ मैंने उनकी 10-15 प्रतियां खरीदना भी चाही, वहां से कोई जवाब नहीं आया। अच्छा नहीं, वो आप कहीं मुझे दूसरी बता दीजिएगा, जगह, मैं भिजवा दूंगा। चलिए चलिए मैं आपको पे ऑर्डर कर दूंगा, ठीक है। हमारे पास सारी चीजें लेकिन उपलब्ध रहती, मिल जाएंगी। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छा है। तो लोक भारती वालों ने चूंकि कई महापुरुषों पर लिखे थे, तो उन्होंने कहा हाँ कि हाँ महावीर पर हम छापेंगे, और उन्होंने हाँ छापा, बहुत अच्छा चित्र भी छापे उन्होंने। हाँ, बहुत बढ़िया। जीसी पांडे की किताब उन्होंने ही छापी ना, जो ऋग्वेद हाँ पे। वो हाँ, महिलाओं वाली उन्होंने वो ही उन्होंने छापी थी छापी। 10 भाग में। 10 मंडल, 10 भाग बहुत, में छापे उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया किया उन्होंने। बहुत नहीं बढ़िया। साहब, वो बहुत जीसी बहुत पांडे पहले आपने शायद इलाहाबाद में ही थे। बहुत बढ़िया काम हो गया वो। अच्छा, ये थैंक यू सर। बताएं कि जैसे आपने हाँ मलय सुंदरी कहा पर और सिया चरित्रम पर काम किया, हाँ। कि जैन शास्त्रों में महिलाओं को किस प्रकार देखा गया है? जो अभी मैंने जो काम किया है, या जो कुछ भी हमको ग्रंथ मिलते हैं, जी तो हमारा जो दर्शन है जिस हिसाब से जी है, हमें जो कथाओं में मिलता है, तो जी कथाओं में तो उसी दृश्य मिलता है कि हमारे लिए सारे परिग्रह जो है हमें त्याग हैं, और उन हम्म, परिग्रहों में महिलाओं का भी हम त्याग करेंगे, तब पूरी तपस्या करेंगे। तो उस जी दृष्टि से जो हमें मिलता है कि हमें सारे परिग्रहों को छोड़ना है, ब्रह्मचारी बनना है, तपस्वी बनना है, मुनि बनना है, घर गृहस्थी से दूर रहना है, तो उस दृष्टि से मिलता है। लेकिन हम जब साहित्य को पढ़ते हैं, तो जी साहित्य में जो महिलाओं ने काम किया है, उसमें हमें उनकी जो छवि मिलती है, वो एक सपोर्टर की छवि मिलती है, एक हम्म, हमें जो है आधार देने वाली छवि मिलती है। जी और बिल्कुल। कई जगह हमें मिलती है कि वो ये कहती हैं कि हम तो घर घर संभालना हमारा काम है, आधार देना हमारा काम है, और आपको सृजन करना जो है आपका काम है। ये गलत अच्छा। कहते हैं कि महिलाओं को सृजन करना है, वो कहते हैं नहीं, महिलाओं को आधार देना है, सृजन तो जी। आपको ही करना है। तो कई अच्छा। जगह हमें ऐसे कोटेशन हमें प्राप्त होते हैं। तो महिलाओं की प्रशंसा के संबंध में भी बहुत सी चीजें हमें जैन साहित्य में प्राप्त होती है। यह भी एक एक अच्छा विषय है जिस पर कार्य भी होना चाहिए, उतनी सामग्री खोजी जानी चाहिए। अभी मैं कार्य कर रहा हूँ, एक महाकवि धनपाल हुए हैं, जी। और धनपाल जो है 4 धनपाल हुए हैं। तो अच्छा। उन, एक ये जो चौथा धनपाल है जिस पर मैं काम हाँ, कर रहा हूँ, उनकी एक कथा है बाहुबली देव चरियो। अच्छा। भगवान बाहुबली पर अपभ्रंश में ये पहला महाकाव्य है। अच्छा। हाँ, तो उस पे मैं, उसके 18 संधियां हैं, उस पे काम कर रहा हूँ, उसका अनुवाद और उसका संपादन कर रहा हूँ, धनपाल का। अच्छा। उसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही हैं, इतने अनुभव की बातें, कि एक समृद्ध कवि कैसे अपने जीवन को देखता है और कैसे हाँ। उसको प्रशंसा करता है। बाहुबली और उसका जो दूत का जो कथन उसमें आया है, आप पढ़ेंगे दंग रह जाएंगे कि दूत वास्तव में राजदूत वो कहलाते थे जिनको अच्छा। कितना ज्ञान होता था, और उन दूतों को क्या जवाब देना है, राजकुमार को कितना ज्ञान होता था, ये बाहुबली कथन से प्राप्त होता है। तो ऐसी क्या। ऐसी चीजें उसमें प्राप्त होती हैं, और सप्रमाण, ऐसे नहीं है, वो सारी चीजें जो कहते हैं उसमें। अब मैं अभी, मेरे पास अभी यहाँ है नहीं है, लेकिन एक जगह मैं अभी पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा है, उस दूत ने कहा कि भारत के पास इतनी समृद्धि है, 14 रत्न है, 9 निधियां हैं, बाहुबली तुम अकेला क्या करोगे? तो बाहुबली हम्म। कहता है कि कई हाथियों के लिए एक सिंह ही काफी है।
क्या बात है। अरे इतने 10 उदाहरण दिए उसने कि एक व्यक्ति, कई समूह के लिए एक व्यक्ति ही काफी है, और उसने 10 उदाहरण दे दिए। तो मैं भरत से डरता नहीं हूँ। मैं अगर उससे मिलूंगा तो अब रणभूमि ही में मिलूंगा, जाकर के नहीं मिलूंगा। क्या बात, क्या तो बात। ऐसे कई चीजें हमें इस साहित्य में, प्राचीन साहित्य में प्राप्त होती हैं। तो पांडुलिपि संपादन से बहुत ज्ञान प्राप्त होता है, बहुत भाषा सही, का ज्ञान होता है, और कल्चर का ज्ञान हमको प्राप्त होता है। इसीलिए सही अच्छा है। भी लगता है कि चलो ठीक है, कर लेते नहीं, बहुत वो तो प्रेरणादायक है। अच्छा, ये आपने हम ये अवश्य हर बार कहते हैं कि प्राचीन भाषाओं का योगदान है हिंदी पर, या जो भी मॉडर्न भाषाओं पर योगदान है। कुछ डायरेक्ट एग्जांपल्स आप दे सकते हैं? अब इस समय तो तुरंत तो मैं नहीं कह सकता। हाँ हाँ। योगदान जैसे दो तरह का तो है ही है। जी एक तो है शैली का योगदान, जी कि हमारी जो शैलियां विकसित हुई, कि किसी नायक, पहले आप जानते हैं कि हमारे भारतीय साहित्य में जो ट्रेडिशनल साहित्य लिखा गया, जी विशेषकर संस्कृत साहित्य, उसमें राजाओं को नायक बनाते थे, जी। राजा नायक होता था। लेकिन हाँ। प्राकृत साहित्य और अपभ्रंश साहित्य में पहली बार व्यापारी का पुत्र ये नायक हुआ है। जो राइट। साहसी व्यक्ति है वो नायक हुआ है, चाहे वो समुद्र हम्म। में गया हो, व्यापार करने गया हो, कहीं गया हो, वो नायक बने। राजाओं की अपेक्षा उद्यमी, जो परिश्रमी जो व्यक्ति है, उसको नायक बनाने की जो प्रथा है, नायक हाँ। बनने का जो चॉइस है, वो जैन साहित्य जी। में प्राप्त होती है। सही है। ऐसे कई उदाहरण हमें सामने मिलते हैं जो जैन हाँ साहित्य को अलग करते हैं, और ये बताते हैं कि किस प्रकार से जैन साहित्य ने एक धारा को बदला है, एक हमारे चिंतन को बदला है, एक संस्कृति को बदला है। तो ये उस ढंग से सोचने की जरूरत है। हम अभी उतना सोच नहीं रहे हैं, चिंतन नहीं कर रहे हैं, और ये विशेषताएं जैन साहित्य को बहुत आगे ले जाएंगी अगर हम उन पर प्रकाश डालें तो थोड़ा जी कार्य करने की बहुत जरूरत है उस साइड। जी। जैसे आजकल पिछले 50 वर्षों में नई विधा है अंग्रेजी साहित्य में, सब ऑल्टर्न लिटरेचर। तो ये सब ऑल्टर्न अच्छा, लिटरेचर जन सामान्य का लिटरेचर, ये तो पहले से हम प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में पाया जाता है। बिल्कुल 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 हुआ, ये सही है, बिल्कुल सही है। मेरी एवाडी क्लार्क से बात हुई, जो पौमचरी पे काम कर रही है ना, क्ले संस्कृत लाइब्रेरी के लिए, क्ले हाँ हाँ। लाइब्रेरी के लिए। तो जी। पौमचरी के 2 भाग छप गए, अभी तीसरा भाग काम चालू है। तो ये यही कह अच्छा रही अच्छा। थी कि जैसे अपने जो नॉर्मल जो वाल्मीकि रामायण में राम द हाँ। किंग, युद्ध, जी। राजा, जी। और ये इसमें बता रहे थे सैनिक भी जा रहा है ना, तो अपने पशुओं से मिलकर जा रहा है, अपनी पत्नी बच्चों से मिलकर जा रहा है। पत्नी बच्चे रो ठीक रहे है, हैं कि देखो तुम जा रहे हो युद्ध भूमि में। बिल्कुल तो बिल्कुल सही, सही से। जो जन सामान्य की बात कहते हैं की शक्ति रखता है प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य। ये बिल्कुल वैशिष्ट्य रहा सही है है। हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप आपका कथन सुन रहे हैं। हम्म। ठीक अच्छा साहब, आपने आज, बहुत अच्छा, कुछ और चलाना है? अरे चलिए एक चलिए। एक और मुझे पूछना था, एक आखिरी हाँ, सवाल, पूछ सॉरी आप थक गए पूछ होंगे थोड़े से। एक नहीं, लास्ट बताइए सवाल बताइए। था कि आज जो अपन भारत में जैन धर्म जहां पढ़ाया जा रहा, अथवा प्राकृत जहां पढ़ाई जा रही है, इसमें जी हाँ। किस सुधार की या किस, क्या सुझाव देना चाहेंगे उन लोगों को जो अभी काम ही कर रहे हैं, जैन धर्म का और प्राकृत का? जी हाँ, मैंने अभी जमनालाल जी हपावत से बात हुई थी, जी और उन्होंने क्या है कि एक कुछ विज्ञापन मुझे मोबाइल पे भेज दिया कि जी हम 10 लाख की छात्रवृत्ति जो है जैन समाज के छात्रों को देते हैं। जी। तो मैंने उनको कहा कि आप जरूर दीजिए। उसमें से 1 लाख रुपए जो है, जो जैन विद्या और प्राकृत विभाग है उनके जी लिए आप रिजर्व कर दीजिए, कि जो जी। स्टूडेंट उसमें प्रवेश लेंगे उनको फीस नहीं देनी होगी, उनका जी। खर्च नहीं होगा। तो 10 हाँ विद्यार्थी अगर एक विभाग में आप दे देते हैं, तो वो आगे चल करके 10 में से 5 विद्वान निकल जाएंगे, और जी आपकी छात्रवृत्ति का सदुपयोग हो जाएगा। और विभाग जी। में जो प्रवेश की संख्या है, एडमिशन, उस एडमिशन से विभाग भी संचालित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर हम विभागों को फाइनेंशियल और छात्रवृत्ति के माध्यम से सुनिश्चित करें, ये तो हो जाता है कि लाख लड़का जब प्रवेश ले ले तो वो कई जगह से अप्लाई करके उसको छात्रवृत्ति मिल जाए, लेकिन उससे प्रवेश बढ़ते नहीं है। पहले से निश्चित हो कि यहाँ 10 विद्यार्थी आएंगे, चाहे और वो हाँ जैन नहीं हो, जो भी प्राकृत में प्रवेश लेगा, जैन विद्या में हाँ प्रवेश हाँ। लेगा, उसको ये छात्रवृत्ति मिलेगी। तो उससे जी क्या होगा कि अगर हम ये शुरू करते हैं तो 10 विभाग हमारे समृद्ध हो जाएंगे। और समाज में स्कॉलरशिप की कई योजनाएं हैं, कई फंड बने हुए हैं।
तो अगर जी हम जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग जहाँ है उनके लिए हम और कुछ नहीं 1 लाख 2 लाख रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति निश्चित कर दें, हेड को कर जी दें, उनको यूनिवर्सिटी को नहीं देना है। हेड को हाँ आप हाँ एथराइज कर दिए कि भाई आप जिनको चाहेंगे जो एडमिशन लेंगे उनको हम दे हाँ हाँ देंगे, लेकिन निश्चित हो उनको पत्र उनके पास हो, तो इससे विभाग जीवित हो जाएंगे और विद्यार्थियों का प्रवेश बढ़ जाएगा। और जब विद्यार्थी आएंगे तो भाषा और साहित्य का तो प्रचार निश्चित रूप से होगा। तो हमें समाज की दृष्टि से एक फाइनेंशियल हेल्प जो है इन विभागों के लिए जरूर करना चाहिए, ये देखना हम्म। चाहिए। नहीं, मैं सहमत हूँ, सही बात है। ठीक आपने बहुत अच्छा समय दिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और मैं ठीक है। सौरभ का धन्यवाद कहना चाहूंगा कि सौरभ ने स्टार्ट किया एंशियंट जैनिज्म। आई एम सो थैंकफुल सौरभ, आपने चांस दिया हमें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ओशन बम्ब से, ओशन भी आजकल जैन धर्म में पीएचडी कर रहे हैं पुणे से। अच्छा अच्छा। मैं ओशन को चल रिक्वेस्ट करूंगा कि अब वो वोट ऑफ थैंक्स दें। एंड आप सभी ठीक। को बहुत बहुत, यहाँ पर कल्याणी जी हैं, आप जी। पंडित बेचर दास जी की अच्छा अच्छा। ग्रैंड डॉटर हैं। अरे वाह वाह बेचर वाह। दास जी दोषी थे, उनकी ग्रैंड डॉटर हैं। हाँ हाँ हाँ, अभी खूब काम किया था। वॉशिंगटन डीसी में रहती वे हैं अभी, और बहुत अच्छा प्रेम अच्छा से अच्छा। जुड़ी हैं प्राकृत भाषा से, जैन दर्शन से। नहीं तो नहीं, ठीक ठीक। मैं सभी को खूब काम धन्यवाद किया। ज्ञापित करता हूं, और मैं ओशन से निवेदन करता हूं कि ओशन आप वोट ऑफ थैंक्स दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। जय श्री। Thank you very much, sir, for this opportunity of expressing a formal vote of thanks to an esteemed scholar, actually. So, in the morning, we were actually interviewing Professor Bhakchan Jain Bhaskar, sir, and he also mentioned a similar personality, Professor Samtani from BHU, whom Professor Prem Suman Jain, sir, also mentioned. So, I guess that today is a day when Ancient Jainism has interviewed two different personalities who have immensely contributed to the field of Prakrut studies, studies of Jainology. और सबसे इम्पोर्टेंट बात आज के आपके कॉन्वर्सेशन की ये रही मनीष सर के साथ में कि आपकी फ्यूचरिस्टिक जो एम्स और एस्पिरेशंस आपने शेयर किए कि जैन स्टडीज को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। और सर की बातों से ये समझ में आता है कि सर बड़े स्कॉलर तो हैं, लेकिन आज भी इतनी उम्र होने के बावजूद वो आज भी कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, विच इज अ वेरी मच एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग दो रेफरेंसेस ढूंढने में हमारा शायद थोड़ा सा हम थक जाते हैं या फिर हम उसको गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी, लेकिन for us young scholars, his life is like a message. So I'm very much thankful to Professor Prem Suman Jain sir कि आपने आपका कीमती समय हमारे साथ व्यतीत किया। और सबसे और भी ज्यादा थैंक्स मनीष मोदी जी को, जो हमारे लिए इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स को एक्सेसिबल करवाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार बड़े स्कॉलर्स हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं हो पाते। यंग जनरेशन और प्रेस्टिजियस एस्टीम्ड पहले की जो जनरेशन है उनको कनेक्ट करने का काम मनीष मोदी जी कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत अनुमोदना और साधुवाद देता हूँ। एंशिएंट जैनिज्म की पूरी टीम, सौरभ जैन, सौम्या सक्सेना और बाकी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जिन्होंने ज्वाइन किया ऐसे सभी महानुभावों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आशा करते हैं कि आज का सर का जो ये कॉन्वर्सेशन था वो हम सभी के लिए प्रेरणादायी रहे। थैंक यू सो मच। प्रणाम सर। जय जिनेन्द्र। प्रणाम, जय हिंद। Hello.